नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ अमर पंडित राजकुमार शुक्ल की 145 जयंती के पावन अवसर पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस वेबिनार में शामिल सभी विद्वज्जन और तमाम जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सब के प्रति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के इस वेबिनार का उद्देश्य है शुक्ल जी के योगदान को याद करना, उनकी स्मृति को नमन करना और सही सार्थक ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को प्रामाणिकता के साथ जोड़ना, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना। इससे पूर्व कि हम विधिवत इस वेबिनार का शुभारंभ करें, मैं स्वागत वक्तव्य के लिए पंडित शुक्ल जी के नाती रवि भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। भूषण अंकल अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। स्क्रीन पर से अनम्यूट कीजिए। विधिवत स्वागत के लिए मैं एक बार पुनः रवि भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। स्क्रीन पर से अनम्यूट कीजिए। जी अब बोलिए। फिर आपका ऑफ हो गया। आप उसको अनम्यूट करके छोड़ दीजिए। आपके साइड से बार बार म्यूट हो रहा है। कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं नेटवर्क के कारण। एक बार पुनः मैं इस वेबिनार के मुख्य अतिथियों के स्वागत के लिए रवि भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। रवि भूषण जी। भूषण अंकल आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट कीजिए। हेलो जी आवाज बिल्कुल। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है अंकल, बोलिए। जी मैं रवि भूषण राय पंडित राजकुमार शुक्ल जी के 145वीं जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मालूम है कि आज 145वीं जयंती के अवसर पर राजकुमार शुक्ला स्मारक न्यास के तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय है परिचर्चा का महात्मा गांधी
का चंपारण आंदोलन और पंडित राजकुमार का योगदान एक मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रिटर्न हो गया है। आप बोलें, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी। मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंच के संचालन के लिए मैं डॉक्टर अमरनाथ अमर जी को आमंत्रित करता हूं, जिसका दायित्व उनके कंधों पर दिया गया है। डॉक्टर अमरनाथ अमर जी अपने दायित्व के निर्वहन करने के पहले मैं उनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। डॉक्टर अमरनाथ अमर जी कार्यक्रम निदेशक रह चुके हैं दूरदर्शन में नई दिल्ली। ये कुशल वक्ता हैं, एक लेखक हैं और एक कवि भी हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनकी आई हैं और सबसे खासियत यह है कि ये इस देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं इन्हें बधाई देता हूं, इनके सफल सुखद भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमर जी, आप निर्वहन करें और इस मंच की कार्रवाई का प्रारंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रवि भूषण जी। आज सिर्फ इस वेबिनार में ही नहीं, पूरे देश में, देश के कोने कोने में, गांव-गांव में पंडित राजकुमार शुक्ल जी की 145वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से, श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। एक लंबा इतिहास है। 1915 में जब गांधी जी का आगमन होता है साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान में, वहाँ से लेकर 1917 में चंपारण के आगमन तक, और उसके बाद की स्थितियों में जो शुक्ल जी का योगदान है, जो उनका त्याग है, जो उनका संघर्ष है, आज हम सब उन सब को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। पूरा देश नमन कर रहा है। तो एक बार पुनः हम सब की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन, उनकी स्मृति को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के इस वेबिनार में जो विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं, उनमें प्रोफेसर डॉक्टर एस नारायण जी, प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन आयंगर जी, श्री अरविंद मोहन, श्री विश्व मोहन, श्री अनुरंजन झा, श्री भैरवलाल दास, श्री मणिभूषण शशिभूषण राय, रवि भूषण जी आप स्वयं, और श्री कमल नयन श्रीवास्तव जी। आप सबकी गरिमा योगदान पर आज विचार विमर्श करेंगे, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे और आज के संदर्भ में जो उनकी प्रासंगिकता है उस से शुक्ल जी उन पर विशेष आलेख लिखे गए। न केवल बहुत सारी पुस्तकों का लेखन किया गया, बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारी संगोष्ठियां हुई, गोष्ठियां हुई, आकाशवाणी पे कार्यक्रम हुए, टेलीविज़न पे बहुत सारी उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी, जिनमें दिल्ली दूरदर्शन, राज्यसभा, इन संस्थाओं ने, जिन मीडिया कर्मियों ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला, उन सब के प्रति भी आज हम आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। जैसा कि हमने कहा, स्वतंत्रता के बाद शुक्ल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने, अनेक साहित्यकारों ने न केवल अपनी टिप्पणियां दी, अपनी किताबें लिखी, अपने आलेख लिखे, बल्कि बहुत सारे सेमिनार में उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर बहुत सारी नई नई बातें भी
उजागर की जिससे हम अनजान थे। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उनका उल्लेख भी आज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले कि हम अरविंद मोहन जी को आमंत्रित करें, अभी उनका आगमन नहीं हुआ है, तो हम शशिभूषण राय जी से अनुरोध करेंगे कि उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जितनी पत्र पत्रिकाओं में उल्लेख हुआ है, जितनी पुस्तकें आई हैं, एक संक्षेप में उनके बारे में हमें बताने का कष्ट करें। लेकिन इससे पहले कि वो अपने विचार व्यक्त करें, हम उनके संबंध में कहना चाहेंगे कि शशिभूषण राय जी जाने माने शिक्षाविद, लेखक, कवि और कुशल वक्ता हैं। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू के भी वो अच्छे जानकार हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आपने एमफिल किया है। विविध विषयों पर दर्जनों आपके आलेख प्रकाशित हैं, जिनमें शुक्ल जी पर भी विशेष आलेख है। आपके 2 उपन्यास प्रकाशित हैं और वर्तमान में आप दिल्ली में रिलायंस जियो में वाइस प्रेसिडेंट पद पर सुशोभित हैं। तो एक बार मैं शशिभूषण राय जी से आग्रह करता हूं कि अपने विचारों से हमें अवगत कराएं कि राजकुमार शुक्ल जी पे किन किन कृतियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। समस्त आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि मैं आप सब विद्वत जनों के सामने मेरे ख्याल से सबसे नया, या ये कह लीजिए कि अनुभव के क्षेत्र में मैं सबसे बहुत पीछे हूं। फिर भी अभी कुछ दिनों पूर्व से मैं इस तरह के मंच पे जुड़ा हूं। यथार्थ ये है कि हम लोगों ने बचपन से आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़ा अफसोस होता है कि ये जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो या तो वो इतिहासकारों की चूक रही, या कुछ तो ऐसी बात रही है कि ऐसे महान विभूति पंडित शुक्ल जैसा आदमी जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दब के रह गया था, और आजादी के इतने सालों बाद अगर मैं सच कहूं तो जो मैंने अब तक मेरा जो अध्ययन क्षेत्र रहा है, मैंने ये देखा है कि शायद सबसे पहले 1981 में एक मैगजीन आती थी इलाहाबाद से, वो प्रोब इंडिया करके, प्रोब इंडिया से सबसे पहले भूपेंद्र अपोध की एक लेख प्रकाशित हुई थी कि ए मैन हुम हिस्ट्री फॉरगॉट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो पहली कृति थी। उसके बाद लोगों में थोड़ी सी जन जागृति हुई है और निरंतर लोगों ने इस पे शोध और साहित्यिक गोष्ठियां की, संस्थाएं बनी राजकुमार शुक्ल के प्रति, और धीरे धीरे इस चीज की मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही। बट उसके बाद अगर भूपेंद्र अपोध जी के बाद बात किया जाए तो 1984 में बिहार सरकार की एक पत्रिका निकलती है, उसमें डॉक्टर अमरनाथ जी की पहली लेख देखने को मिली है, और उस पंडित शुक्ल के आधार स्तंभ करके उन्होंने एक लेख लिखा था। और अगर पुस्तक की बात की जाए तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो विंध्याचल गुप्त की एक पुस्तक आई थी पंडित शुक्ल के प्रति। विंध्याचल गुप्त, अगर पंडित शुक्ल के प्रति किसी पहली पुस्तक की बात की जाए तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर विंध्याचल गुप्त जी की आई है, और 1986 में वो पुस्तक आई थी, नील के धब्बे के नाम से जाना गया है। हालांकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें जब लोगों ने धीरे धीरे शोध किया, पढ़ना शुरू किया, तो वो उनका नाम का जिक्र आया और लोगों ने फिर उस पर अपना कार्य बढ़ाया और लिखना शुरू किया है। 86 में फिर दोबारा 86 में नहीं बल्कि बीच में जब इस पुस्तक के आने के बाद हमारे समाज से ही राय प्रभाकर प्रसाद जी की पुस्तक आई थी पंडित राजकुमार शुक्ल 1995 में। 95 में ही आदरणीय कमल नयन श्रीवास्तव जी की भी संपादित एक पुस्तक आई थी आख्यात गांधी करके, और फिर परंपरा धीरे धीरे शुरू हुई। फिर 2000 में फिर डॉक्टर अमरनाथ जी की एक लेख कादम्बिनी करके हमारी एक साहित्यिक पत्रिका आती थी, उसमें आई। लेकिन हम लोगों ने 2017 में ये जाना कि पंडित राजकुमार शुक्ल बिहार की धरती से जो गांधी को चंपारण लाए और चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ उसके सूत्रधार थे। तो मतलब ये बड़ा अफसोस है कि जो इतिहास 1917 में शुरू हुई उस चीज को हम 2017 में जान पाए।
चंपारण आंदोलन तो हमने पढ़ा, लेकिन पंडित शुक्ल का नाम कहीं इतिहास के पन्नों में दबा रहा, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन चलिए, जन जागृत जब जागो तभी सवेरा। मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है। हमारे इतिहासकार आदरणीय भैरवलाल दास के ने इस पे बहुत काम किया है। अभी रिसेंटली सुजाता चौधरी ने भी लिखा है, लेकिन मैं किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सुजाता चौधरी की जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों से वो भ्रमित हैं, और वो शायद बहुत बाद की पुस्तक है, 2017 की पुस्तक है। उन्होंने तो उनको उनकी पूरी जातिगत चीजों को भी एकदम अलग तरीके से, कि वो पहले भूमिहार, उन्होंने इस तरह की चीजें बताई, जबकि वो ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में जन जागृति आई है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों ने पंडित शुक्ल के प्रति संस्थाएं जो है वो बनाई है, आयोजन हो रहे हैं। और आज 23 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर बहुत सारे सुबह से आयोजन हो रहे हैं। मैं आप सभी को अपनी ढेर सारी बधाई देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने मुखारबिंद से कुछ प्रस्तुत करें, मैं भी उनके बारे में कुछ विशेष जानूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जो सोशल साइट्स और बहुत सारी सभाओं में आमंत्रित रहा हूं, वहां मैं शरीक रहा हूं, और जितना मैंने पढ़ा लिखा उसके हिसाब से मैंने उनके बारे में बताया है। तो इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी चीजों को आपके सामने रख सकूं। तो इस बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पंडित राजकुमार शुक्ल को इतिहास में उनके नाम को दर्ज करने की बात है, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में, राजेंद्र बाबू ने अपनी पुस्तक में जीवनी में, और आचार्य कृपलानी ने अपनी जीवनी में उनके बारे में भरपूर उल्लेख किया है। और आज़ादी के बाद 3 मूर्ति भवन में एक पूरे इतिहास की गाथा वहाँ पे लिखी गई है। उसमें एक पट्टी, एक पूरे बोर्ड पे इतिहास की धारा को वहाँ पे रखा गया है। तो उसमें एक पूरे बोर्ड पे पंडित राजकुमार शुक्ल और चंपारण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। और बहुत सारी किताबों में पहले भी जिक्र हो चुका है। कुछ समय पहले राकेश नंदन जी ने हमें बताया था कि जब वो लंदन गए थे, तो लंदन की लाइब्रेरी में चंपारण आंदोलन और पंडित राजकुमार शुक्ल पर विशेष उल्लेख था उन किताबों में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके नाम का उल्लेख हुआ है, और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सका है। और कई संस्थाएं बहुत पहले से, 1981 से, मैं किसी का नाम, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन 1981 से बहुत सारी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया, और हर किसी का अपना अपना योगदान है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से पंडित शुक्ल को याद किया और उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया। तो सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने शुक्ल जी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और कई संस्थाएं हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों हैं। सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश के कोने कोने में उन पर चर्चा होती रही है। ये दूसरी बात है कि हमारा ध्यान वहाँ तक नहीं गया है, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन शुक्ल जी का जिक्र अनवरत आज़ादी के बाद से ही होता रहा है, अनेक प्रसंगों में, चाहे वो पुस्तकों में हो, चाहे सेमिनार में हो, कृतियों में हो, वक्तव्यों में हो, आलेखों में हो। दूसरी बात कि स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य और पत्रकारिता का अंतर संबंध था। साहित्य की संवेदना और पत्रकारिता की जागरूकता एक साथ सामाजिक सरोकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और जैसा कि ज्ञात है, उस समय, उस जमाने में भी, संघर्ष के दिनों में, शुक्ल जी गांव-गांव में हस्तलिखित पत्रिकाओं का आवंटन किया करते थे, और आंदोलन को, उसकी मशाल को किस रूप में जागृत किया जाए, किस रूप में गांधी जी के योगदान को बढ़ाया जाए या उनका उल्लेख किया जाए, और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी वो हस्तलिखित पत्रिकाएं गांव-गांव में जाती थीं, और मशाल जुलूस निकाले जाते थे, और उसका नेतृत्व पंडित राजकुमार शुक्ल करते थे। तो एक साहित्य और पत्रकारिता का अंतर संबंध वहाँ था। लेकिन आज़ादी के बाद यह अंतर संबंध थोड़ा सा बिखरता चला गया।
लेकिन आज के संदर्भ में हमें खुशी हो रही है कि इस वेबिनार में जो व्यक्तित्व शामिल हैं, उपस्थित हैं, वो पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। और पत्रकारिता साहित्य का एक जो अंतर संबंध छूट गया था, वो यहाँ फिर से मजबूत हुआ है और हमारे बीच आप उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं अनुरंजन झा साहब को, लेकिन इसके पहले कि आप उनका वक्तव्य सुने, मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अनुरंजन झा साहब जाने माने पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ। आरंभ में आप जनसत्ता में संवाददाता रहे, न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ में एडिटर और डायरेक्टर रहे, CNEV में एडिटर इन चीफ रहे, जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी में भी महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा है। शगुन टीवी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। हाल ही में द वेब रेडियो की शुरुआत आपने की है, जिसमें आप सर्वे सर्वा हैं, और RG9 में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही 3 अगस्त को मेड इन इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर आपने लौक, यानी देखना, भोजपुरी में लौक कहते हैं, देखना, उसके आप फाउंडर भी रहे हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी सारी किताबें, इतना सारा योगदान, और खासकर पंडित राजकुमार शुक्ल पर, चंपारण आंदोलन पर आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अनुरंजन झा साहब को। स्वागत है। जी नमस्कार, सब दर्शकों को नमस्कार, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी अपने श्रेष्ठ जन हैं, जो सारे लोग हमारे वक्ता हैं, उन सबको नमस्कार। और आप सब लोगों के सामने बहुत सारे सुधी वक्ता हैं यहाँ पर, जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा है, उन सब के सामने मेरा कुछ कहना, मतलब एक तरीके से मैं अगर गुरेज नहीं करूं और मैं बेलाग होकर साफ शब्दों में कहूं तो चिराग ही दिखा रहा हूं सूरज को। बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन इन सब के साथ मैं साधुवाद देता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को, क्योंकि चर्चा इस पे ज्यादा जरूरी है कि राजकुमार शुक्ल थे कौन, राजकुमार शुक्ल का योगदान क्या है, और राजकुमार शुक्ल को अगली पीढ़ी कैसे जानेगी। बहुत सारे विद्वान आज हमारे साथ जुड़े हैं। अभी राय साहब ने अपनी बात रखी, रविभूषण जी ने भी रखी, शशिभूषण जी ने भी रखी, अमरनाथ अमर जी लगातार उनके बारे में लिखते रहे, उन्होंने अपनी बातें कही। आगे भी जो लोग विद्वान आएंगे बहुत सारी बातें करेंगे। हम सब लोग जाहिर है कि आज शुक्ल जी के योगदान को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है कि हम उनको योगदान को याद करने के साथ साथ उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, क्योंकि हम उनके योगदान को चंपारण सत्याग्रह तक जब सीमित करते हैं तो उसे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के पैमाने पर हम कस नहीं पाते। और जब तक हम उनके पूरे योगदान को जब देश की स्वतंत्रता आंदोलन के पैमाने पर नहीं कसेंगे, तब तक उनका स्वरूप बाहर नहीं आएगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि राजकुमार शुक्ल कितने बड़े व्यक्ति थे। क्योंकि एक पूरा अगर हम आप इतिहास देखें, जैसा कि अभी शशिभूषण जी कह भी रहे थे और जो चर्चा भी कर रहे थे, कि आखिर क्या वजह है कि 1917 की घटना का ठीक से पूरा देश को भान जब होता है 2017 में, तब लोग राजकुमार शुक्ल के बारे में जान पाते हैं। ये बहुत एक तरीके से चिंता का विषय है और इसी विषय पर हम लोगों को लगता है कि ज्यादा जोर देना चाहिए। तो मैं उस इतिहास के पन्नों से थोड़ा बाहर निकलकर समाज के स्तर पर उनकी बातचीत करना चाहता हूं, उनकी चर्चा करना चाहता हूं। एक संयोग है, बिल्कुल संयोग है ये, कि हमारा सौभाग्य है कि हम भी उसी चंपारण से आते हैं जहां शुक्ल जी का जन्म हुआ, जो शुक्ल जी की कर्मभूमि रही, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाकर चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी, उसके सूत्रधार बने। हमारी स्कूली शिक्षा भी वहीं से हुई, और बहुत ज्यादा दूर नहीं, सतवरिया से बहुत मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर कुमारबाग एक जगह है जहां से मेरी स्कूली शिक्षा होती है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस समय हमारी स्कूली शिक्षा हो रही थी, उस वक्त न तो किताबों में राजकुमार शुक्ल का जिक्र था, न सामाजिक स्तर पर उनकी उस तरीके से पहचान थी, न उनके बारे में जानने की कोई उग्र इच्छा थी। और जाहिर सी बात है, जब मैं वहां स्कूली शिक्षा ले रहा हूं और उस वक्त अगर
हम लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं तो इसमें दोष छात्रों का नहीं है, उस पूरी शिक्षा पद्धति का रहा है जिसके सहारे राजकुमार शुक्ल और उनके सरीखे न जाने कितने कर्मवीरों का इतिहास के पन्नों में एक फुटनोट के बराबर सीमित कर दिया। वो तो भला हो हम सब लोगों के अपने पारिवारिक विरासत का, जिसमें शिक्षा भी रहा, जिसमें सामाजिक एक सहृदयता भी रही और एक विजन भी रहा, जिसके तरीके से हम लोग चीजों को जान पाए। अब देखिए, अपनी चीजों को हम देखें, जब मैं वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आता हूं 90 के दशक में, शुरुआत में, बिल्कुल 90 शुरू ही हो रहा है, तो उस वक्त उसके आने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानने लगा हूं और उनको इसलिए जानने लगा हूं कि मेरे परिवार में यदा कदा उनकी चर्चा शुरू हुई है। क्यों शुरू हुई है? क्योंकि उसके 6-7 साल पहले 82 के लास्ट में एक किताब आती है, स्वाधीनता समर में सुगोली, और उस किताब में एक जगह पूरी चर्चा होती है और जिक्र होता है, तो उसमें राजकुमार शुक्ल का जिक्र है और उनके बारे में लिखा जाता है। उसके तुरंत बाद विंध्याचल प्रसाद गुप्त नील के धब्बे लिखते हैं और मुझे धुंधली यादें है, मैं छोटा था तो मुझे याद है कि विंध्याचल प्रसाद गुप्त उस वक्त घर आया करते थे और घर आने के समय जो स्वाधीनता समर में सुगोली किताब है वो मेरे बड़े दादाजी रमेश चंद्र झा जी ने लिखी। तो जब वो किताब लिख रहे थे या जब उन्होंने लिखा होगा तो उस वक्त की बातें नहीं याद है, लेकिन जब हमने उसको देखना शुरू किया तो हम उनके बारे में जानना शुरू होते हैं। लेकिन फिर चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। देखिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए मुश्किलें शुरू होती हैं क्योंकि उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है। किताब में एक चैप्टर है या कहीं थोड़ा सा जिक्र है। मैं यहां पर एक दोष एक पूरी पीढ़ी को देता हूं। वो पूरी पीढ़ी जो राजकुमार शुक्ल के बाद जो पीढ़ी आती है, जिसने वो दौर देखा है या तुरंत सुना है। अब आज की तारीख में अगर मान लीजिए जो हम लोग कोरोना काल से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, और अगले 5 साल बाद, 7 साल के बाद कोरोना के बारे में सही जानकारी अगर इस देश में, इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, तो ये हमारा दोष है और हमारे साथ अगली पीढ़ी का दोष है कि जो इसको भोग रहा है और वो उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। 50 साल बाद जो कोई नई पीढ़ी आती है, अगर वो उसके रिसर्च के तरीके से उसको लेके आता है तो ये उसका दोष नहीं है, ये उसकी सहृदयता कह सकते हैं, उसकी एक सोच कह सकते हैं कि वो लेके आता है। तो ये पूरी परिस्थितियां बदली हैं। वो पूरा एक दोष मैं उस पूरी पीढ़ी को देता हूं और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि उसमें जिम्मेदार समाज है, जिम्मेदार राजकुमार शुक्ल का परिवार की अभी अगली पीढ़ी है, जिन्होंने अपने परिवार के उस उतने बड़े विराट स्वरूप को ठीक से नहीं पहचाना। नतीजा क्या हुआ कि वो बातें अगली पीढ़ी में ठीक से नहीं जा पाई। वो पूरा एक दौर बदलता है। एक पीढ़ी राजनीतिक स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक सोची समझी रणनीति चल रही हो जो अब जिसकी कोशिश में उनको दरकिनार किया गया हो, लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हमारे बीच के आदमी हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे परिवार के आदमी हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, हमारे समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब आज तकनीक बहुत एडवांस हो गई है। मतलब आप देखिए, कोरोना काल में सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में, कोई कहीं भी है, और हम सब लोग मिलकर के दुनिया के हर किसी व्यक्ति को अपनी ये बात स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं। ये तकनीक उस वक्त नहीं है। लेकिन ये तकनीक नहीं होते हुए भी ऐसा क्या होता है कि जब राजकुमार शुक्ल पटना लेकर के पहुंचते हैं गांधी को तो 2 लोग होते हैं, जब मुजफ्फरपुर लेके पहुंचते हैं तो 200 लोग भी नहीं होते, 20-25 लोग होते हैं, मोतिहारी में 100-200 लोग, 1000 लोग के नीचे ही होते हैं, और बेतिया आते आते 10,000 लोगों की भीड़ हो जाती है। तो इस भीड़ में कम्युनिकेशन गांधी का रहा होगा, सोच गांधी की रही होगी, उनके प्रोसेस उनके रहे होंगे, लेकिन उस भीड़ को इकट्ठा करने में जो एक तंत्र है, उस तंत्र का नाम राजकुमार शुक्ल है। यानी वो राजकुमार शुक्ल उस समाज का वो एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने वाला और जो विजनरी है, जिसके विजन में ये लगता है कहाँ सतवरिया, कहाँ भैरहवा, चंपारण का, बाद में जिसके मझुआ के बारे में जितनी कहानियां हमने किताबों में पढ़ी हैं, जितनी कहानियां पत्रिकाओं में पढ़ी हैं, हम सब लोग जानते हैं। उस इलाके में एक व्यक्ति बैठ करके ये देख रहा है कि साउथ अफ्रीका से आने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और वो हमारी समस्या को दूर कर सकता है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है।
आज की तारीख में अगर हम लोग उन गांवों में, उन इलाकों में जाकर के आज की तारीख में भी वहां के लोगों से ये सोच पूछें कि आपकी समस्या को दूर करने वाला कौन सा व्यक्ति है राष्ट्र के स्तर पे, तो उनको भी सोचने में और उनको भी बताने में वक्त लगेगा। जबकि तकनीक इतनी आगे चली गई है, लोग इतने अब जागरूक हो गए हैं, बावजूद इसके वो परिस्थितियां आज भी उतनी नहीं है। तो ये विजन है राजकुमार शुक्ल का, जो वहां उनको वहां पे बैठ के, और जाहिर सी बात है उनकी पूरी कोटरी का, चाहे उसमें पीर मोहम्मद मुनीस हो, चाहे बाकी जो लोग हों, संत राउत हों, या जो भी लोग हों जो उस वक्त उनके साथ साथ जो लोग रहे होंगे, उन सब लोगों की एक अपनी भागीदारी है और राजकुमार शुक्ल उसको लीड करते हैं। तो लीड हर कोई नहीं करता। लीड करने की जब क्षमता किसी में आती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई विजन होता है, उसमें कुछ बात होती है जिसके जरिए वो आगे आता है। तो हम इसमें अगर इस बात को आगे करें कि उनके योगदान को अब आगे कैसे याद किया जाएगा, अगले 50 साल बाद, अगले 20 साल बाद, अगले 100 साल बाद, जब 200 साल पूरे होंगे चंपारण सत्याग्रह के, उस वक्त चंपारण सत्याग्रह के 200 साल पूरे होने के वक्त अगर दुनिया भर में गांधी की तस्वीर के साथ राजकुमार शुक्ल की भी तस्वीर अगर नहीं लगी होगी, तो इसका मतलब है कि हम सब लोग इस दौर में अपने उद्देश्य से भटक गए, अपनी उस ताकत से भटक गए जो हमको करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। जो पीछे हुआ वो तो हो चुका, वो इतिहास की बात है। जो घटनाएं घटी वो घट चुकी, उन्होंने अपने हिसाब से जो ठीक किया होगा। अब जब मालूम है तो अब इसको उस तरीके से खड़ा करने की जरूरत है। मैं किसी का दोष नहीं देता, मैं किसी उस दिशा में नहीं जाना चाहता। हालांकि बाद में क्या हुआ, किताबें भी लिखी गई, बहुत सारी चीजें, अब तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाने लगा है। अब आप सोचिए, मैं आप लोगों को बहुत एक छोटी सी बात बताता हूं। उनका एक विकिपीडिया पेज नहीं था, गूगल पे उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और मुझे ये बताते हुए बहुत मतलब क्षोभ हो रहा है कि जब उनका एक पेज बनाया गया, उस पेज बनाने के बाद उस पेज को बार बार खराब करने के लिए हमें लगता है कि सैकड़ों बार लोगों ने प्रयास किए और उसको खराब करने के लिए उसमें गलत इंफॉर्मेशन डालना शुरू किया, उसमें अलग अलग तरीके के फोटो। एक व्यक्ति ने तो उनका नाम ही बदल दिया, चूंकि उसको विकिपीडिया पेज बनाने नहीं आता होगा, तो उसने क्या किया कि नाम में कुछ फेरबदल करके और अलग इंफॉर्मेशन दे करके और वो इंफॉर्मेशन डालनी शुरू कर दी। मैं जिस व्यक्ति के नाम पे बनाया गया था वो पेज, मैं उस व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनको नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं हो सकता। लेकिन उनको चाहने वाले जो लोग हैं वो जातिगत समीकरण में बच जाते हैं और उनको लगता है कि ये जातिगत वोट बैंक में उस व्यक्ति को ज्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये हुआ। अब ये जब 100 साल चंपारण के पूरे हुए तब हमने देखा और अलग अलग जाति के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखी। किताब में भी देखा हमने, कुछ किताबें आई, जैसा कि जिक्र शशि भूषण जी कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं बिना नाम लिए बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब किताब में अगर आपका रिसर्च उस आधार पे भी नहीं है, अगर आप उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप उनके घर वालों से मिल रहे हैं और आप उनके जातिगत समीकरण में ऐसे उलझ गए हैं कि आपने उनकी जातिगत परिभाषा ही बदल दी, तो आप समझिए कि अच्छा ये इतिहास लिखा जा रहा है। आप सब दर्शकों को, आप सब श्रोताओं को, आप सब लोगों को मैं कहूं, ये इतिहास लिखा जा रहा है। क्योंकि जो भी कुछ आज जो भी राजकुमार शुक्ल के बारे में लिखेगा, जो भी आज पंडित जी के बारे में लिखेगा, वो इतिहास लिख रहा है, क्योंकि उसको बाद में उसको रेफर किया जाएगा। इस बीच में जो सबसे अच्छा काम, सबसे ज्यादा बढ़िया काम किया वो भैरवलाल दास जी ने किया। आप जब उनका वक्त आएगा तो वो बताएंगे। और उनकी किताब मैंने पढ़ी और वो मेरे पास अभी भी, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, अभी भी देखिए मैं आज भी उस किताब को लेकर बैठा हूं। तो ये जो किताब है, जो उन्होंने उनकी डायरी का कैथीलिपि आज की तारीख में एक तरीके से खत्म हो गई है। कुछ प्रयास भैरवलाल दास ही कर रहे हैं, जो या उन जैसे लोग ही कुछ कर रहे होंगे। तो कैथीलिपि में लिखी पूरी डायरी को एक किताब में तब्दील कर देना ये आसान काम नहीं है। तो वो अब एक आगे आने वाले, चाहे कोई भी आदमी किताब लिखेगा, जो कोई भी आदमी पढ़ेगा, तो वो उस किताब को उस तरीके से चीजों को लेकर के बैठेगा। तो मेरा कहना है कि भैरवलाल दास जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी उस किताब की चर्चा होनी चाहिए। मैं थोड़ा अलग जाकर के उसकी चर्चा करना मैंने किया। और उसके साथ साथ अरविंद मोहन जी ने जो चंपारण के सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर जब आधा दर्जन किताबें लिखी उन्होंने, उन किताबों में जिस तरीके से उन्होंने
पोर्ट्रे किया राजकुमार शुक्ल को, उससे एक बहुत मजबूती मिली, पूरे समाज को मजबूती मिली और वो समझ में आया लोगों को कि राजकुमार शुक्ल की छवि कैसी थी, राजकुमार शुक्ल कितने कर्मठ व्यक्ति थे, कैसे कैसे इंसान थे वो, क्या उनकी अपनी भूमिका रही होगी। और उसके बाद अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में हम और आप सब लोगों को जरूरत है उन फैक्ट्स को बार बार करेक्ट करने की, क्योंकि आज का जो माध्यम है, तकनीक जो आज की परिस्थिति में है, वो तकनीक ऐसी है कि आपने लिखा और वो अब रह जाएगा। जैसे कहा जाता है कि हमने जो कुछ बोला वो आवाज वातावरण में कहीं ना कहीं रहती है, आवाज रहती है, घूमती रहती है, तो वैसे ही आज का लिखा हुआ वो सोशल मीडिया या वेब में, डिजिटल माध्यम में कहीं ना कहीं वो रहेगा। तो वो उसको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके बारे में लिखा जा रहा है, एमन से जुड़ी हुई घटनाएं चाहे लिखी जा रही हों, या उनकी जातिगत समीकरण के बारे में लिखा जा रहा हो, या जो भी चीजें लिखी जा रही हो, तो उन चीजों को मेरा ये कहना है कि अब आने वाले दिनों में हमको बेहतर करने की जरूरत है कि हम उन सबको बेहतर करके और उन सबको करेक्ट करके आगे बढ़े, ताकि आने वाले समय में राजकुमार शुक्ल के योगदान को और बेहतर तरीके से, क्योंकि समाज अब उनको एक तरीके से जाने, जो उस जमाने के लोगों ने जो कुछ काम किया, जो लिखा, वो सब तो बहुत बेहतर किया, हमको उनको वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालना है। मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूं और ये कर रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति में इस देश में राजनेता और उनके स्वरूप, स्वतंत्रता सेनानी, उनके स्वरूप ये लगातार गढ़े गए हैं और इतिहास के पन्नों में उनको साइड किया गया। इसकी बानगी तो हम आज जिस तरीके से इतिहास लिखा जा रहा है, जिस तरीके से किताबों के साथ, शिक्षा नीति के साथ जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, हम लोग को स्पष्ट तौर पे इस बात का भान हो जाना चाहिए कि उस वक्त, उस दौर में चीजें कैसे बदली होंगी और किस तरीके से वो उस दौर में आकर के चीजें अलग दिशा में गई होंगी, जहां राजकुमार शुक्ल को एक दरकिनार कर दिया गया होगा। इस परिस्थिति में हमको लगता है, जो भी अभी कई सारे फेसबुक यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं इस पे, कि हम चूक न जाएं बताने से। राजकुमार शुक्ल रॉय साहब तो खैर विद्वान आदमी हैं, तो इसलिए इन अगली पीढ़ी को अपने लीडर के बारे में बताना बहुत जरूरी है, अगली पीढ़ी को अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है, और इनके बारे में जानकारी पहुंचाने में हम सबका एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। ये जरूर है, ये मान लीजिए, मैं फिर कहता हूं, राजकुमार शुक्ल का योगदान हम सिर्फ चंपारण सत्याग्रह से न जोड़कर हम उनका योगदान पूरे स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ें, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता आंदोलन की बुनियाद है। 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, लेकिन उस विद्रोह के बाद अगर बुनियाद कहीं मजबूत पड़ती है तो वो बुनियाद चंपारण में पड़ती है, जहां से गांधी महात्मा कहे जाते हैं, जहां से उनका स्वरूप बदलता है, जहां से वो पूरी दुनिया में एक अलग छवि के साथ उद्धृत होते हैं। और उस परिस्थिति में वो एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति की मजबूत उस व्यक्ति का पाया है, उस व्यक्ति को अगर हम ठीक से राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लेके नहीं आ पाए, तो ये हम उनके साथ नाइंसाफी करेंगे। तो इसलिए इनका योगदान, उनका पुनरावलोकन इस तरीके से होना चाहिए कि पूरे स्वाधीनता समर में, स्वाधीनता आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति है कि जो व्यक्ति उनको वहां तक लेके गया, इस देश को लेके गया। इसलिए उस तरीके से अब हमको देखना चाहिए। और आखिर में मेरा एक और सौभाग्य है, आप सब लोगों को मैं बताऊं, राजकुमार शुक्ल के 100 साल बाद इसी 23 अगस्त को, ये मेरा सौभाग्य है, इसी 23 अगस्त को राजकुमार शुक्ल के जन्म के 100 साल बाद मेरा भी जन्म हुआ, उसी चंपारण में। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं सिर्फ उस तिथि के मेल से कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हम सबकी का एक दायित्व तो बनता है कि हम राजकुमार शुक्ल की इस पूरी कृति को, उनकी पूरी परिस्थिति को पूरी दुनिया के सामने ले आए। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात आपने कही कि शुक्ल जी जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने जनहित के लिए काम किया। और उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, तो उन्होंने 40 करोड़ जनता की नब्ज को टटोला, उसे पहचाना, और गांधी जी के संबंध में उनकी जो दूरदर्शिता थी वो साकार रूप में आगे देखने को मिली।
आपने गूगल का जिक्र किया। वाकई गूगल में जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। जो आशंकाएं हम लोगों के मन में है, जो चिंताएं हम लोगों के मन में हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। और अभी सुजाता जी की पुस्तक के बारे में आपने भी उल्लेख किया, शशिभूषण राय जी ने भी उल्लेख किया, तो उसमें कई चीज़ों की जो गलतियां हैं। देखिए, इतिहास साक्ष्य और प्रामाणिकता के आधार पर लिखा जाता है। वो वक्तव्यों के आधार पर, एक दूसरे से बातचीत के आधार पर इतिहास के पन्ने नहीं लिखे जाते। उनमें साक्ष्य और प्रामाणिकता की बहुत ज़रूरत होती है। अब उनकी ही किताब में मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि उनके नाती, पहले बड़े नाती श्री भृगुनाथ राय जी की जन्म तिथि 1906 लिखा हुआ है, जबकि उनकी जयंती है 18 जून 1921। अब इतने सालों का अगर आप रिसर्च करके नहीं लिखते हैं तो उम्र में इतना बड़ा बदलाव आता है। इनके अलावा उनके परिवार की और भी कई चिंताएं हैं। चिंता इसलिए भी, वो समय समय पर हम सबके सामने प्रकट होती हैं चिंताएं, कि सोशल मीडिया पे, कुछ निबंधों में, कुछ सेमिनार में, कुछ वक्तव्यों में और कुछ किताबों में भी कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिनकी सत्यता से कोई संबंध नहीं है। उसमें पुनः शोध और रिसर्च की जरूरत है। कुछ उदाहरण उनके परिवार की तरफ से दिए गए जहां आज इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शुक्ल जी की प्रासंगिकता पे विवेचना कर रहे हैं। जैसे उनके बारे में कहा गया कि वो बहुत गरीब थे। परिवार कहता है कि बिल्कुल गरीब नहीं थे। आज भी उनकी जमीन काफी बड़ी मात्रा में है, गरीबी कहीं से नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने उनकी जमीन हड़प ली थी, बाद में उसे दे दिया गया था। यह भी बात नहीं है। उनकी प्रामाणिकता है उनके परिवार के पास। लोगों ने कहा कि शुक्ल जी अशिक्षित थे। अशिक्षित भी नहीं थे, उनकी डायरी इसका प्रमाण है। बल्कि उनकी जो विद्वता थी, जो दूरदर्शिता थी, वो तो जग जाहिर है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनके परिवार में कुछ सदस्यों को नौकरी दया के आधार पर दी गई। ये भी गलत है। उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी मिली। और जहां तक मुखाग्नि की बात है, उसके संबंध में भी 1917 से पहले कहीं कोई जिक्र नहीं था। 1917 के बाद ये चीजें आई हैं। लेकिन अगर आप कहीं कुछ दावा कर रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता और सत्यता होनी चाहिए। उसके बिना प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास के पन्ने नहीं लिखे जाते हैं। वो बात निर्मूल सिद्ध होती हैं, गलत सिद्ध होती हैं। तो हम सभी विद्वजन से, इतिहासकार से, साहित्यकार से सबसे निवेदन करेंगे कि भविष्य में अतीत में जो कुछ पन्ने गलत लिखे गए हैं या गलती से छप गए हैं, उन्हें ठीक किया जाए प्रामाणिकता के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर। और भविष्य में जो किताबें आए, जो आलेख लिखे जाएं, जो सेमिनार हों, वो भी प्रामाणिकता के आधार पर किए जाएं, लिखे जाएं, बोले जाएं। और मैंने देखा कि अनुरंजन झा साहब, आपकी भी चिंता यही है कि विश्वसनीयता, साक्ष्य और प्रामाणिकता, इसके आधार पर गूगल को भी ठीक किया जाए, किताबों को ठीक किया जाए, और जो प्रामाणिकता है, सत्य है, वो सबके सामने रखा जाए। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, सोशल मीडिया पे कोई गलत वक्तव्य नहीं, किसी के प्रति कोई दोषारोपण नहीं। एक शिक्षित वर्ग, एक प्रबुद्ध वर्ग बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखे और साक्ष्यों और प्रामाणिकता के साथ अपनी बातों को रख के शुक्ल जी के प्रति श्रद्धा भाव रखे, उनके परिवार के प्रति श्रद्धा भाव रखे। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब। और जब शुक्ल जी की हम समीक्षा करते हैं तो हम कई कालखंड को देखते हैं। जैसे 1915 से पूर्व शुक्ल जी का संघर्ष, 1915 से 1917 के बीच शुक्ल जी का अथक प्रयास गांधी जी को लाने के लिए, चंपारण आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, 1917 से 1929 तक उनका योगदान, और 1929 से 1947 तक का आंदोलन और गांधी जी और उनकी प्रासंगिकता, और 1947 से अब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को हम किस रूप में नमन कर रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज साहित्य और पत्रकारिता का समन्वित रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी झा साहब ने जिन व्यक्तित्व का नाम लिया, भैरवलाल दास जी का, वो न केवल इतिहासकार हैं, न केवल शिक्षाविद हैं,
बल्कि बिहार सरकार में बहुत बड़े अधिकारी भी हैं। इसके पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। आप जाने माने शिक्षाविद, इतिहासकार, चंपारण आंदोलन, गांधी जी और पंडित राजकुमार शुक्ल पर महती कार्य है आपका। आपकी चर्चित पुस्तकें हैं चंपारण में गांधी जी की सृजन यात्रा, चंपारण, गांधी और तीन कठिया, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के सूत्रपात राजकुमार शुक्ल की डायरी। उन्होंने 3 टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार की। 22 से भी ज्यादा रिसर्च आलेख हैं आपके। चंपारण आंदोलन के संदर्भ में आप मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे और अनेक विश्वविद्यालयों में आपने शुक्ल जी पर, चंपारण आंदोलन पर, गांधी जी पर व्याख्यान दिए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व, और आज भी आप सृजनशील हैं, रचनाशील हैं, चंपारण आंदोलन को, गांधी जी को और पंडित राजकुमार शुक्ल के योगदान को लेके, तो बहुत ही आदर के साथ भैरवलाल जी आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी, बहुत आभार। सबसे पहले मैं आयोजकों को के प्रति नतमस्तक हूं जो आज इस तरह का प्रोग्राम किया गया है और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। प्रोग्राम के स्क्रीन पर मैं बड़े बड़े विद्वत जनों को देख रहा हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने एक विषय रखा है पुनरावलोकन का, इससे पहले अनुरंजन झा साहब जो उसी मिट्टी से आते हैं और मुझे बहुत ही खुशी है उनको आज जन्मदिन की शुभकामना देते हुए, जो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो चंपारण को लेकर के जो उनके भाव हैं, वो काफी आदरणीय है। हम शुभकामना ये भी करेंगे जो वो चंपारण के तथ्यों को लेकर के राष्ट्रीय फलक पर जाएं। मैं तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाएं। पूर्व वक्ता ने एक चीज कहने के लिए उन्होंने, शशिभूषण जी ने एक सूची हमारे सामने, हम लोगों के सामने रखी, जो किस तरह से उन पर में काम हुए, कौन कौन लोगों ने काम किया, लेकिन उसमें और चीजों को और जोड़ने की जरूरत है। यदि हम महात्मा गांधी को थोड़ा सा छोड़ भी दें, जो महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के बारे में क्या लिखा, अभी जो एक पुस्तक आई है चंपारण, ये महात्मा गांधी की डायरी, उस डायरी में जो अरविंद मोहन सर की किताब है, उस डायरी में राजकुमार शुक्ल के बारे में महात्मा गांधी की क्या सोच थी, उनके बारे में उन्होंने क्या भाव या क्या शब्द प्रकट किए थे, यदि उनको निकाला जाए तो महात्मा गांधी के नजरों में शुक्ल जी का जो विराट व्यक्तित्व था वह सामने आता है। हमारी नई पीढ़ी को उसको भी देखने की जरूरत है। लुईस फीसर ने स्वयं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लिखा हुआ है, उसमें राजकुमार शुक्लों के बारे में चर्चा है। हम इस बात की आलोचना करते हैं लुईस फीसर की, जो उनके द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए थे उन तथ्यों को वेरीफाई नहीं किया गया। और हमसे अनुरंजन झा जी सहमत होंगे, जो कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, पत्रकार से भी होती है, इतिहासकार से भी होती है, यदि वो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करे, वो बार बार उन तथ्यों की जांच पड़ताल नहीं करे और यदि जल्दी में वो लिख दे कोई चीज को, तो फिर वो एक छोटी सी उसमें त्रुटि हो जाती है। उसमें उसका जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, कभी कभी वो भी भ्रमित करता है। तो लुईस फीसर द्वारा जो राजकुमार शुक्ल के बारे में तथ्य एकत्रित कर अपने किताब में लिखे गए, बाद में उसको चैप्टराइजेशन करके एनसीईआरटी ने जो छापी है 2006 के बाद से अपनी टेक्स्ट बुक में, इंडिगो चैप्टर्स के नाम से, फ्लेमिंगो क्लास 12 के बुक्स में, तो हम उसकी ओर भारत सरकार का ध्यान, समाज का ध्यान, सरकार का ध्यान आकृष्ट किए हैं। यहाँ पर में पत्रकारों ने उस पर कवरेज दिए हैं और हम आशा करते हैं जो भारत सरकार उन तथ्यों को सही कर लेगी। लेकिन हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जैक पॉचेप दास की ओर, पीके शुक्ला की ओर, शंकर दयाल सिंह की ओर। सबसे जो मार्वेलस काम हुआ है बीबी मिश्रा साहब का, जो आर्काइव्स में डायरेक्टर हुआ करते थे। बीबी मिश्रा साहब ने यदि अथक परिश्रम से उन तथ्यों को नहीं एकत्रित किया होता तो शायद आज की पीढ़ी चंपारण के बारे में ठीक से नहीं समझ पाती। 1960 के आसपास 62 में वो बुक पब्लिश हुई थी। अभी भी इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, हमारी लाइब्रेरी में अपने पास पड़े हुए हैं, जो यदि मैं उस पर अभी से 5 साल आगे 5 साल तक मैं काम करूं तो शायद 5 से 6 किताबें चंपारण सत्याग्रह पर में, गांधी, राजकुमार शुक्ल, इन सब को लेकर के लिखी जा सकती है। मैं यहाँ एक चीज का यह भी उल्लेख करता हूँ, जो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो लोगों को लगता है जो उनके बीच का ही एक व्यक्ति पर में बहुत काम हो रहा है,
उनकी बहुत चर्चा हो रही है और दूसरे व्यक्ति पर कम काम हो रहा है, कम चर्चा होती है। अब हम शेख गुलाब की चर्चा करते हैं, शीतल राय की चर्चा करते हैं, फिर मोहम्मद मुनीस, हरबंस सहाय से लेकर के गांधी के जितने भी वॉलंटियर्स हुए थे, उसमें रामदयाल शाह हों या फिर जो भी हों, किसी भी एक युद्ध जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक सेनापति नहीं लड़ता है, उसके सारे सैनिक लड़ते हैं। और सैनिक का चाहे वो बड़ा योगदान हो, चाहे छोटा योगदान हो, चाहे वो फ्रंट पर हो, नेपथ्य में हो, कहीं हो, लेकिन जब हम युद्ध का इतिहास लिखते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जो हम अधिक से अधिक लोगों के योगदान को समावेशित करें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को जानबूझ करके अवहेलना की जाती है, लेकिन तथ्य संकलन में कभी कभी ऐसे चूकें हो जाती है। मैं अपने विषय पर फिर से वापस आता हूँ। अभी अमर जी ने एक नया तथ्य हम लोगों के सामने में दे दिया है। जो उस समय में हस्तलिखित पत्रिका का सर्कुलेशन होता था, यदि ये ऐसा सर्कुलेशन का उनके पास में कुछ और चीजें हो तो मेरे ख्याल से ये एक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा जिसकी ओर हम हमारे जैसे शिक्षार्थियों को, हमारे जैसे विद्यार्थी को ध्यान देने की जरूरत है। जो उन हस्तलिखित पत्रिकाओं का स्वरूप कैसा था, उनमें कौन सी चीजें, तथ्यों का समावेश होता था और उनका सर्कुलेशन का क्या था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था चंपारण पर में। एक जो दूसरा हमसे अनुरंजन झा जी सहमत होंगे और हम उनका इसमें मार्गदर्शन भी मांगेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। जो राजकुमार शुक्ल पर में यदि और विस्तार से काम करने की जरूरत है, यदि गांधी चंपारण पर में और विस्तार से काम करने की जरूरत है, तो हमें अभी दूसरे पक्ष का डॉक्यूमेंट्स एक भी नहीं आया है। अभी इंडिगो फार्मर्स जो यहाँ हुआ करते थे, जैसे ACM1 हो या जो कोई भी हो, XYZ 71 कोठियां थी चंपारण में जब गांधी चंपारण आए थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में राजकुमार शुक्ल के बारे में क्या लिखी गई है या गांधी चंपारण का क्या स्वरूप आया है, अभी तक। अनुरंजन झा जी बार बार इंग्लैंड जाते हैं, कभी मुझे भी अपने साथ इंग्लैंड लेते चलेंगे, तो हम चाहते हैं जो उन सब चीजों का हम लोग निकालेंगे। जो ये दूसरा पक्ष किस प्रकार था, हमने उन गवर्नमेंट के जो पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं हमने उसको पढ़ा है, लेकिन इंडिगो प्लांटर्स के रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मेरे ख्याल से जितने भी जो उस समय के जो पत्रकार जो कि भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चंपारण को कवरेज करते थे, उनकी क्या स्थिति, उनकी क्या सोच थी। लेकिन आज की पीढ़ी को हम पुनरावलोकन में गांधी, जैसा कि अमर जी ने बताया था, जो उसको 3, 4, 5 कालखंडों में बांटने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक कालखंड का जिक्र करना चाहता हूँ। तेल्हारा कोठी में 1907 में ब्लूमफील्ड की हत्या हुई है। चंपारण के किसानों ने उनको लाठी से पीट कर मारा है। जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया था तो उनकी हड्डियां 36 जगह टूटी पाई गई थी। ये इस बात का द्योतक है जो चंपारण के रैयतों में इंडिगो प्लांटर्स को लेकर के कितनी घृणा थी, वो उनके मन में कितना गुस्सा था। वहां से जब बात शुरू होती है, साठी विद्रोह के नायक से गुलाब होते हैं राजकुमार शुक्ल, उनके एक बड़े सहयोगी, सबसे प्रथम सहयोगी होते हैं शीतल राय होते हैं। उन लोगों ने साठी को पूरा एक तरह से खाली करा लिया था 1908 में। हम गोरले प्रतिवेदन को अभी तक फलक पर नहीं रख पाते। मेरे घर में गोरले प्रतिवेदन का रिपोर्ट है। यदि आप गोरले प्रतिवेदन के रिपोर्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा जो चंपारण में राजकुमार शुक्ल का क्या योगदान था। हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम उस समय में पाइन खर्चा जो नाम था, ये राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयास से, उन्होंने बार बार कुर्बानियां दे करके, अपने दुख सह करके उन्होंने कई तरह के अब्बाब को, कई तरह के सेस को खत्म करवा दिया था। रोड सेस को खत्म करवा दिया था उन्होंने, पाइन खर्चा को खत्म करवा दिया था उन्होंने, बांध बेरी को खत्म करवा दिया था उन्होंने। तो ये जो 46 या 50 तरह के जो अब्बाब थे, जो कि उस समय में चंपारण के किसानों के परेशान होने का या दुख का जो सबसे बड़ा कारण था, उस पर राजकुमार शुक्ल का अलग अलग क्या योगदान हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको लिया है। 1911 आते आते हम देखते हैं जो वहां का कलेक्टर गांव-गांव घूमकर लोगों को ये कहता है जो भाई पाइन खर्चा देने की जरूरत नहीं है। गांधी के चंपारण आने से पहले ही स्वीने का रिपोर्ट आता है 1914 में, वहां से वो शुरू करते हैं अपना सर्वे सेटलमेंट का रिपोर्ट। सर्वे सेटलमेंट में वो इस बात का स्पष्ट जिक्र करते हैं जो भाई यहाँ पर पाइन खर्चा देने की जरूरत नहीं है, जिसकी डिमांड राजकुमार शुक्ल शुरू से ही कर रहे थे और ACM1 के साथ झगड़ा होने का मुख्य कारण पाइन खर्चा था। और वही कलेक्टर गांव में घूम के कहता है, वही सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर गांव में घूम के कहता है जो पाइन खर्चा देने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये होता है जो राजकुमार शुक्ल के जो योगदान था या राजकुमार शुक्ल के जो रास्ते थे, वो शायद इस ब्रिटिश ऑफिसर्स के या शासन तंत्र के से थोड़ा सा पहले आ गया था, ऊपर आ गया था। और यही कारण था जो राजकुमार शुक्ल के प्रति लोगों में इतनी निराशा का भाव था, जो ये तो भाई इतना बड़ा नेता है जो हमसे ऊपर आता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
जो कि अभी जुडिशियल सिस्टम पर में आप बार बार अभी सोशल मीडिया या फ्रंट मीडिया पे काम चलते होंगे, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चित मुकदमा हुए हैं जिसका सूत्र फिर से चंपारण सत्याग्रह की ओर गया है। उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, जो राजकुमार शुक्ल ने गांधी के आने से 5 साल पहले ही यहाँ पर में जो हमारा बिहार का जो ट्रेडिशनल पंचायती सिस्टम था, जहां पर 2 किसान मिल करके आपस में अपने डिस्प्यूट को खत्म करते थे, उस जो जुडिशियल जो हमारा लोअर जुडिशियल प्रणाली था, उसको रिवाइव करने का काम राजकुमार शुक्ल ने आगे बढ़ करके किया था। यह अलग बात है कि सबसे 1 रुपया का मुकदमा सबसे पहले राजकुमार शुक्ल को इन्हीं कारणों से लगा था। तो ये जो योगदान था राजकुमार शुक्ल का, चाहे वो खुद वो जो कोला था जहां पर में आलू उनका लिया गया था, आलू देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो ये जो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का या ब्रिटिश लीगल सिस्टम का जो एक अत्याचार था और एक जो लीगल प्रणाली थी, उस दोनों के जो बीच में विभेद थे, जिसका प्लांटर्स गलत उपयोग करते थे, इसको समझने की शक्ति राजकुमार शुक्ल को गांधी के आने से बहुत पहले हो गई थी। लेकिन हम जब राजकुमार शुक्ल की चर्चा करते हैं तो हमारा पहला कदम होता है, हम लोग बात शुरू करते हैं जो गांधी को चंपारण लाए थे। मेरा ये कहना है, जो गांधी के चंपारण लाने से पहले राजकुमार शुक्ल ने स्वयं वो सारा प्रयोग करके देख लिया था, वो सारे दुख सह करके, जेल काट करके, वो कलेक्टर से लेकर के सब जगह आवेदन दे करके अपने रैयतों को एक जगह वो मोबिलाइज करके सब कुछ कर लिया था, जो बाद में गांधी ने के दिया। मेरा एक ही लाइन में कहना होगा और भी वक्ता को बोलना है, जो जब राजकुमार शुक्ल ने वो आंदोलन शुरू किया था 1906 से लेकर के गांधी के आने से पहले तक, वो आंदोलन बहुत ही धरातल पर था। राजकुमार शुक्ल के लीडरशिप ने उस आंदोलन को एक राजकीय फलक पर में, एक रीजनल लेवल पर में लाया, और जब महात्मा गांधी आते हैं तो वो आंदोलन चंपारण का राष्ट्रीय फलक में आता है, और जब राष्ट्रीय फलक में आता है तब वो आंदोलन एक तरह से खत्म हो जाता है और उसमें जितनी भी डिमांड्स थी वो पूरी हो जाती है। तो राजकुमार शुक्ल का एक बड़ा योगदान ये होता है कि चंपारण के समस्त प्रकरणों को उसने रीजनल लेवल पे लाया है, और उसी के धरातल पर में राजकुमार शुक्ल द्वारा तैयार किए गए पूरी सतह पर में ही गांधी जी फील्डिंग करने के लिए आते हैं, और गांधी वहां से आकर के लॉन्चिंग पैड की तरह चंपारण को यूज करके किसानों की समस्याओं को दूर करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखते हैं, अंत में देश आजाद होता है, और इसका श्रेय कहीं न कहीं हम चंपारण में तलाशते हैं। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दास साहब, आपने बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही समीचीन विषयों को लेते हुए, उनकी प्रासंगिकता को लेते हुए बहुत बड़ी बात कही। और सबसे बड़ी बात ये कि 1906 से 1915 के बीच का जो पीरियड है, उसमें जो उनका योगदान है, उनका जो संघर्ष है, उसको भली भांति आपने उल्लेख किया। और सचमुच में उस समय जो जनता का नफ्स था, जो भारतीय जनमानस की चेतना थी या उसकी जो आकांक्षाएं थीं और उसकी जो परिणति होने वाली थी, उस नब्ज को जितनी बारीकी से शुक्ल जी ने पहचाना उस दौर में, शायद उसी की धरातल पे गांधी जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो इतनी बड़ी बुनियाद के रूप में शुक्ल जी का योगदान है। अगर शुक्ल जी नहीं होते, चंपारण में गांधी जी नहीं आते, चंपारण आंदोलन नहीं होता, तो शायद स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप कुछ और ही होता। इसलिए भी उनकी प्रासंगिकता को हम नमन कर रहे हैं कि वो बुनियाद के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। और गांधी जी ने उस वक्त कहा भी था कि सविनय अवज्ञा कमजोरों का हथियार है, जबकि सत्याग्रह बलवानों का। मुझे कोई संदेह नहीं कि ब्रितानी सरकार एक शक्तिशाली सरकार है, लेकिन मुझे इसमें भी संदेह नहीं कि सत्याग्रह सर्वोच्च दवा है, और इसका प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण में किया, और इसकी नींव बने पंडित राजकुमार शुक्ल। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बीच अनेक विद्वान, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लेखन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के द्वारा। तो यदि अरविंद मोहन जी आ गए हों, हम देख नहीं पा रहे हैं उनको, अभी शायद नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग प्रभाग में एक उच्च पद पे आसीन होते हुए भी उनका साहित्य से विशेष लगाव रहा है। इतिहास के कई पृष्ठ उन्होंने पलटे हैं,
साहित्य और इतिहास पर उनकी कई पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय चेतना के आप प्रखर लेखक हैं। वैदिक साहित्य और साहित्य बोध पर उनकी किताबें हैं और वर्तमान में कोरोना और भारत के समाजशास्त्र पर उनकी पुस्तक आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इस कोरोना काल के लिए। और सबसे बड़ी बात कि शुक्ल पे उनकी एक बहुत ही मार्मिक कविता है। तो हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इंजीनियर विश्व मोहन कुमार जी को आमंत्रित करते हैं और वक्तव्य के बाद उनसे अनुरोध भी करते हैं कि उनकी जो कविता है शुक्ल जी पर, उसका पाठ भी जरूर करें। स्वागत है। विश्व मोहन कुमार। आवाज आ रही है? आप सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा जो अमर जी ने साक्ष्य और प्रामाणिकता की बात की वहां से, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ और विज्ञान केवल साक्ष्य और प्रामाणिकता पे ही चलता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं, अभी आप लोगों ने धर्म और जाति की बात की, तो मुझे चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन इस देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनकी एक पंक्ति याद आती है, एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी बड़ा वैज्ञानिक, साहित्यकार या समाजशास्त्री, समाज सेवक, राजकुमार शुक्ल या गांधी जैसे जो भी व्यक्तित्व होते हैं, या धर्म और जाति के क्षेत्र से बंधन से ऊपर होते हैं, और जो भी व्यक्ति इन्हें इस बंधन में बांधने की कोशिश करता है वह निकृष्टता के चरम सीमा पे होता है और वह स्वयं मानवता के दायरे से बाहर होता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को धर्म, जाति आदि चीजों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। अब हम आते हैं साक्ष्य और प्रामाणिकता के आधार पे, क्योंकि हमारा देश है तो श्रुतियों और स्मृतियों का देश है। यहाँ कब कोई किंवदंती या मिथक इतिहास बन जाता है और कब कोई इतिहास मिथक या किंवदंती में बदल जाती है, ये भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए, और इसका शायद यह भी कारण हो कि अभी हमारे यहाँ इतिहासकारों में अभी एक मौलिक शोध की परंपरा उतनी उन्नत नहीं है। हो सकता है कि हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे, उसके कारण ये चीज रहा हो। अब मैं एक छोटी सी घटना से शुरुआत करता हूँ कि गुजरात में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए एक परीक्षा हुई और उस परीक्षा में एक प्रश्न रखा गया कि गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा। तो उसमें जो उत्तर था उसमें एक अल्टरनेटिव था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिस पर एक छात्रा थी, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को टिक किया। लेकिन जब बाद में गुजरात सरकार का प्रामाणिक उसकी उत्तर पुस्तिका निकली तो उसमें यह बताया गया कि नहीं, किसी अनाम पत्रकार ने 1915 में उन्हें महात्मा कहा था। बाद में वह लड़की, उनका नाम संध्या बारू था, गुजरात हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने इस मामले को बाद में रफा दफा करके किया, क्योंकि उसमें गवाहियां भी हुई। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि नारायण गांधी जो महादेव देसाई के पुत्र थे, उन्होंने कहा शायद 20 वर्षों तक गांधी के साथ रहे, तो उन्होंने बताया कि 1915 में सौराष्ट्र के जेतपुर नामक जगह के कोई पत्रकार थे जिनका नाम उन्हें नहीं याद था, उस अनाम पत्रकार ने उन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था। तो बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहकर शायद मामले को रफा दफा कर दिया कि सरकार कोई भी इस तरह के प्रश्न इस तरह नहीं कर रही जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो और जिसका कोई साक्ष्य या प्रामाणिकता ना हो, जिसकी अभी आपने चर्चा की। तो उसके बाद मेरा दिमाग गया इधर, ध्यान गया, तो मैंने देखा कि गांधी, आप एक चीज ध्यान दीजिए, गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 1948 में मरे, उन्होंने 79 साल की जिंदगी जी। और गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे, तब उनकी उम्र अच्छी खासी हो चली थी, 46 साल, मतलब अपनी आधी से अधिक की जिंदगी वो जी चुके थे। 3 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौटते हैं और उनके आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले से वो बहुत अधिक गाइड होते हैं। तो गोखले जब उनको देखते हैं तो गोखले उन्हें यह बताते हैं कि भाई अभी तुम्हारा ज्ञान सतही है, किताबी है, इस भारत जैसे देश को यदि समझना है तो पहले इसको भ्रमण करो, जानो, तब तुम्हें भारत के बारे में सही ढंग से जानने का मौका मिलेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। अब मैं जब गोखले की ओर से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है सेंसिटिव मिनोरिटी कॉम्प्लेक्स। सेंसिटिव मिनोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब भी कोई समुदाय कहीं पर अल्पसंख्यक के रूप में रहता है तो उसके अंदर असुरक्षा का भाव रहता है, और वह सुरक्षा का भाव जो है उसमें एकजुटता पैदा करती है, और ऐसे ग्रुप को एकजुट करना बहुत आसान होता है, बड़े आराम से आप उसको एकजुट कर सकते हैं। तो शायद गोखले ने सोचा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अल्पसंख्यक है, असुरक्षा की भावना रहेगी, अंग्रेजों का शासन है ही, इसलिए वहां पर एकजुटता लाना बड़ी आसान काम है। तो यदि गांधी ने साउथ अफ्रीका में एकजुटता ला दी और वहां नेता बन के उभरे
तो संभव है कि भारत के लिए उनके लिए कोई किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े। भारत में ऐसा संभव ना हो, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, ढेर सारी संस्कृतियां हैं, ढेर सारी जातियां, ढेर सारे धर्म, ढेर सारे विचार, बड़ा भूगोल, बड़ा इतिहास। तो इसमें इसलिए उनको गांधी उस समय बिल्कुल सतही और किताबी प्रतीत है। फिर मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब एक कांग्रेस का बड़ा नेता गोखले, आपको पता है कि 1907 में जब नरम दल हुआ था, गोखले मॉडरेट ग्रुप के नेता थे और बहुत बड़ी हस्ती थे कांग्रेस के, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो जब ऐसा व्यक्ति उनको एक सतही और किताबी ज्ञान वाला समझता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनके महात्मा कह दे? हो सकता है कहीं कह दिया हो। कुछ लोग स्वामी सुधानंद का भी नाम लेते हैं कि उन्होंने भी उनको महात्मा कहा, लेकिन कोई लिखित और प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिला। यदि आप लोगों को कहीं मिले कि तो मुझे खुशी होगी जानकर। फिर मेरा ध्यान क्या है, मेरा ध्यान चला गया एक चिट्ठी पे, जो कि मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी चिट्ठी है, जिसने इतिहास को करवट लेते देखा। यह चिट्ठी 27 फरवरी 1917 को लिखी गई थी बेतिया नामक शहर से, और उसकी 2 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा जिस पर मैं ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, जिसने आने वाले इतिहास को की ओर संकेत किया। उसकी पहली पंक्ति थी मान्यवर महात्मा, उन्होंने महात्मा नाम से संबोधित किया। मैं लिखित प्रमाण की बात कर रहा हूँ। इसके पहले तो लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में मैं सुनता हूँ, वो भी श्रुति स्मृति में आती है कि उन्होंने कहा कि महात्मा जी एक बार चल के देखिए चंपारण को, और बाकी जो बातें हैं वो आप वकील बाबू बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें श्रुति स्मृति वाली है। लेकिन मैं लिखित प्रमाण की बात करूँ, ये पत्र लिखित रूप में हमारे सामने है, और उसमें उन्होंने लिखा कि मान्यवर महात्मा, पहली बार महात्मा शब्द का मैं लिखित प्रयोग यदि गांधी के लिए देख रहा हूँ तो मैं यहीं पर देख रहा हूँ। और फिर लास्ट में एक जगह वो लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। अब देखिए कि उन्होंने, मुझे लगता है कि गांधी को सबसे पहले इस पत्र में राम की चर्चा करके, कहीं गांधी के भविष्य में उनके अंदर जो राम राज्य की परिकल्पना का जो या अवधारणा का जो विचार उनके मन में आया, कहीं उसका बीजारोपण इसी पत्र से तो नहीं होता है। मैं बताऊंगा आगे फिर गांधी ने राम शब्द का प्रयोग कहाँ किया है। तो अब देखिए, जब ये 1917-27 फरवरी को चिट्ठी लिखते हैं, अब मैं मात्र मैं पूरा अपना भाषण बस 3 चिट्ठियों पर लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो दूसरी चिट्ठी है जो 10 अप्रैल 1917 को जब गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना चले आते हैं, तो पटना से चिट्ठी अपने मगन लाल गांधी जी को लिखते हैं चिट्ठी। और ये चिट्ठी उन्होंने लिखा है, वो अपने पत्र में गुजराती में, ये सारे पत्र गुजराती में लिखे हुए हैं, जिसका हमारे भारत सरकार का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्रकाशन विभाग ने एक बहुत सुंदर, ढेर सारे वॉल्यूम्स हैं। ये आप देखिए, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, इसमें गांधी के जितने भी पत्र हैं उनके मरने के समय तक के, वो सारे पत्रों का संकलन है। तो मैं चूंकि साक्ष्य और प्रामाणिकता की बात की, इसीलिए मैं उस पुस्तक के आपके संदर्भ का उल्लेख किया। तो इस पुस्तक उन्होंने यह पत्र लिखा चैत्रवद 3 संवत 1973 10 अप्रैल 1917 को। इस पत्र में वह राजकुमार शुक्ल की चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, हम हमारा दृष्टिकोण हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हम विज्ञान के छात्र हैं, हम व्यक्ति पूजा विश्वास नहीं करते, हम जो सामने होता है उसी की बात करते हैं। और इस पत्र को पढ़ने के बाद आप खुद बताइएगा, पहले मैं पत्र का जो मुख्य पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ, सारा पत्र में नहीं पढ़ूंगा। ये बांकीपुर से लिखा गया है पत्र 10 अप्रैल 1917 को, और लिखते हैं कि प्रभु दास हैड स्टेड ऑन एट कलकत्ता, he said he was happy there, it was good that I did not bring him here, the man who has brought me here does not know anything। इस लाइन को मैं दोहरा रहा हूँ, ये राजकुमार शुक्ल के बारे में यहाँ मैन लिखा गया है। The man who has brought me here does not know anything, he has dumped me in some obscure place, the master of the house is away, and the servants take us both to be beggars। फिर इस पर ध्यान दीजिए, and the servants take us both to be beggars, they don't even permit us the use of their latrine, not to speak of inviting us to meals। I take care to provide myself with a stock of the things I need, and so I have been able to maintain complete indifference। I have swallowed a good many insults। फिर इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, I have swallowed a good many insults, and the queer situation here doesn't trouble me। So if things go on this way, I am not likely to see Champaran। If things go on this way, I am not likely to see Champaran।
So far as I can see, my guide can give me no help, and I am in no position to find my own way. In this condition, I cannot give you my address. देखिए कह रहे हैं कि ये अपने पता देने में भी संकोच कर रहे हैं, और बाद में इसी चंपारण ने इस महात्मा का पता पूरी दुनिया को दिया। चंपारण ने इस महात्मा का पता पूरी दुनिया को दिया। वह महात्मा यह तो कह रहा है कि अभी मुझे पता देने के लिए भी जगह नहीं है। तो मैं, पत्र बहुत लंबा है, मैं केवल अपने संदर्भ की पंक्तियों को चुना हूं। तो यहाँ पर मुझे गांधी बिल्कुल उनका अक्खड़पन दिख रहा है, उनका एरोगेंस दिख रहा है कि जिस गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया साउथ अफ्रीका में, टांगे से ढकेल दिया गया, जहाज से उतरने में उनके मर्डर की बातें चली, वह गांधी इस छोटी सी बात पर कि उसे वह अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, क्योंकि राजकुमार शुक्ल भोले वाले सीधे गांव के आदमी थे। तो उनके लिए तो मैटर ही नहीं करता था कि वो रेलवे स्टेशन के बेंच पे सो जाएं या किसी घर में सो जाएं। तो उस हिसाब लेके चले आए। राजेंद्र बाबू थे नहीं, तो वहां उनको ऐसा नहीं कि रहने की जगह नहीं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन वह अपने अंदर जिस विशिष्टता के भाव का वहन कर रहे थे, उसकी संतुष्टि के लायक उनको वह व्यवहार नहीं मिला। और उसी व्यवहार के उसी के अपने को अपमानित महसूस करके गांधी ने ये लिखा, और उन्होंने लिखा कि मैं चंपारण में बिल्कुल नहीं छाड़ सकता अगर इस तरह की बात हो। अब देखिए, मुझे तो यदि महात्मा गांधी की जीवनी लिखने को मिले, मोहनदास की नहीं, मोहनदास गांधी की जीवनी तो आप पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी की जीवनी लिखने को मिले तो मैं लिखूंगा कि महात्मा गांधी का जन्म दिनांक 27 फरवरी 1917 को बीजारोपण हुआ बिहार के बेतिया नामक जगह में, वही उनका जन्म हुआ महात्मा गांधी का। अब कैसे हुआ आप आगे देखिए। दूसरा पत्र लिखते हैं, ये 10 अप्रैल 1917 का पत्र है, और उसके दूसरे दिन मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, जो अभी पीछे एक वक्ता ने बताया कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 10 साल बने। और ये जितने भी बने, एक चीज आपको मैं बता दूं, इस संसार में शुरू से रीति चली आ रही है कि पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना सबसे मुश्किल, ज्यादा मुश्किल काम है। आप 10 अनपढ़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है मिनोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी उसके उदाहरण है, लेकिन 10 पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। और भले लोग साक्षरता के स्तर पर राजकुमार शुक्ल को थोड़ा नीचे दिखा है, लेकिन शिक्षा के स्तर पर तो मुझे इतने ऊंचे दिखते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर दिया। और मैं तो कहता हूं कि मूलधन में उन्होंने इस देश को महात्मा तो दिया ही, ब्याज के स्वरूप में उनसे ढेर सारे नेता दे दिए जो चंपारण आंदोलन से पनपे। ये नेता सब आगे बढ़े। अब देखिए कि 10 अप्रैल 1917 को जो व्यक्ति अपने को इतना अपमानित शुद्ध महसूस कर रहा है, जो चंपारण में रुकने पर भी उसको शंका हो रही है, वह 16 अप्रैल 1917 को फिर लिखता है चिरंजीव मगनलाल गांधी को पत्र कि नन ऑफ अस। हाँ, 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर पैर रख चुके हैं, उसके ठीक अगले दिन का पत्र है। 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर पैर रखते हैं, और ये मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, ये 16 अप्रैल 1917 का है। इसमें लिखते हैं कि नन ऑफ अस कुड हैव इमेजिन्ड दैट आई शुड बी सेंट टू जेल इन बिहार, अ प्रोविंस hallowed by the footsteps of Ramchandra, Bharat, Janak and Sitaji. Even Sri Ram did not know what would happen in the following morning. जो एक बार राम का बीज बो दिया राजकुमार शुक्ल ने इनके दिमाग में, उस पत्र में वो राम इनके दिमाग में चलते आ रहे हैं, और यही राम आगे चलकर गांधीवाद के राम राज्य की परिकल्पना के रूप में साकार होते। ये मेरा सोचना है, बाकी इतिहास का अलग, इतिहास का छात्र तो नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब एक तीसरा पत्र जो ठीक उसके अगले दिन, ये 17 अप्रैल 1917 को लिख रहे हैं। अभी भी जो 16 अप्रैल को पत्र था, इस पत्र में इनके अंदर में अभी भी वो अनिश्चितता का भाव बना हुआ है। ये लिख रहे हैं कि none of us could have imagined that I should be sent to jail in Bihar, a province hallowed by the footsteps of this disease. 17 अप्रैल 1917 को जीबी कृपलानी को लिखते हैं, मैं उसकी एक लाइन केवल पढ़ रहा हूँ कि फॉर मी चंपारण इज नाउ माई डोमिसाइल। अब सारी कहानी यही खत्म हो जाती है जो मैं कहना चाह रहा था। जो व्यक्ति एक बार यह कह रहा है कि इफ थिंग्स गो इन दिस वे आई एम नॉट लाइकली टू सी चंपारण, वह व्यक्ति ठीक उसके 7 दिन बाद कहता है कि चंपारण इज नाउ माई डोमिसाइल। इससे बड़ा हृदय परिवर्तन मैंने इतिहास में बहुत कम देखा है। और जो गांधी पूरी दुनिया के हृदय परिवर्तन करने निकले थे, उस गांधी के हृदय परिवर्तन को हमारे चंपारण के गांव के सीधे साधे सरल किसान राजकुमार शुक्ल ने कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी के हृदय परिवर्तन करने में राजकुमार शुक्ल ने अपने जिस उद्योग का परिचय दिया, कहा आप देखिए, लखनऊ गए, कानपुर गए, अहमदाबाद गए, कलकत्ता 2 बार गए, और इतनी कठिनाई की, उनके सामने हाथ पैर पकड़ लिए। क्या गांधी के सत्याग्रह से यह कम था क्या? तो मैं तो यह कहता हूं कि सत्याग्रह के नवीन तत्वों को गांधी ने राजकुमार शुक्ल से ग्रहण किया।
तो राजकुमार शुक्ल ने एक जगह जहां गांधी का हृदय परिवर्तन किया, जो हमने आपको चिट्ठियों से बताया, वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी को सत्याग्रह के कुछ नए तत्व भी दिए, व्यवहारिक तत्व। और गांधी ने खुद यह माना है कि एक पत्र में उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो भारत की स्थिति है, जो चंपारण की स्थिति है, वो दक्षिण अफ्रीका और नेटल की स्थिति से बहुत बहुत अलग है। तो कुल मिला के जब यहाँ पर आते हैं और अंत में क्या लिखते हैं गांधी इसी राजकुमार शुक्ल के बारे में कि वह अनपढ़ अनगढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व ने मेरा दिल जीत लिया। अब देखिए, दृढ़ निश्चय, इस पर उन्होंने जाने जोर दिया, लेकिन दृढ़ निश्चय कहने का मतलब है कि जो हम गांधी को जिस विल पावर के लिए पूछते हैं, गांधी को बहुत दृढ़ निश्चयी माना जाता है। उनकी विल गांधी में था भी, वह जिस चीज को ठान लेते तो पूरा करते थे। तो अब देखिए कि उस विल पावर की भी झलक उन्होंने कहां से बटोरी, राजकुमार शुक्ल से। तो मैंने बताया कि सत्याग्रह के तत्व उनसे लिया, राजकुमार शुक्ल ने उनका हृदय परिवर्तन किया, और दृढ़ निश्चयता के तत्व को भी जो राजकुमार शुक्ल के व्यक्तित्व में मानता, उससे भी गांधी बहुत गहरे तक प्रभावित हुए। तो अंत में मैं उतना समय नहीं लूंगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, अंत में मैं केवल इसको समराइज यही करूंगा कि राजकुमार शुक्ल ने उनको सत्याग्रह के तत्व दिए, उनकी राम राज्य की अवधारणा का बीजारोपण किया, अपार जमीनी संगठन की क्षमता को उन्होंने दिखाया। जब द्वितीय गए गांधी पहली बार तो 10,000 भीड़ देख के गांधी को हतप्रभ रह गए। और सबसे अंत में कि मूलधन के रूप में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को तो इस देश को दिया ही, साथ साथ ढेर सारे नेता ब्याज के रूप में हमको वहां से दिए। और आज मैं इस अवसर पर उनके जन्मतिथि, अनुरंजन झा जी आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और इस अवसर पर मैं इस न्यास को, इस जो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए बधाई तो देता ही हूँ, लेकिन एक बात मैं इनसे आशा करता हूँ कि राजकुमार शुक्ल को जिंदा रखने के लिए यह कुछ रचनात्मक कार्य चलाएं। जैसे राजकुमार शुक्ल ने गांधी के साथ रचनात्मक कार्य चलाया, उसी तरह भी कुछ रचनात्मक कार्य चलाएं। और एक मैं इनको एजेंडा देता हूँ कि भोजपुरी गानों से अश्लीलता हटाने के लिए राजकुमार शुक्ल के नाम के बैनर तले एक आंदोलन चलाएं कि कम से कम इसी बहाने आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति के को न केवल शुद्ध करें, बल्कि अपने पूर्वज राजकुमार शुक्ल की स्मृति को चिरंतन काल के लिए अपनी स्मृतियों में संजो कर रखें। प्रणाम। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, मुझे विश्वमोहन कुमार द्वारा मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर देता हूं ताकि फिर आगे आने वाले लोगों को इससे सुविधा होगा। विश्वमोहन कुमार जी ने उन तथ्यों का जिक्र किया है जो गांधी जी को महात्मा किसने कब कहा, उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के रेफर किया है उसने। मैं बहुत उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मुझसे ये पूछा जाए जो राजकुमार शुक्ल ने कब महात्मा कहा, तो शायद मैं कई उदाहरणों को मुझे देना पड़ेगा। पहला उदाहरण जो लोग अमूमन आमतौर पर जो रिसर्चर देते हैं वह यह देते हैं जब गांधी जी को लेकर के मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ल, और वहां पर जेबी कृपलानी जब अपने बच्चों को साथ स्टेशन पर आते हैं रिसीव करने के लिए गांधी को, और जब वो बच्चों को लगता है, शुक्ल जी को लगता है जो बच्चे खोज रहे हैं गांधी जी को, एक बच्चे से पूछते हैं जो आप किन्हें खोज रहे हैं, तो वो महात्मा गांधी जी को खोज रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को। इससे पहले वो बच्चे जाके गार्ड से पूछाते हैं जो क्या इस ट्रेन में कोई गांधी जी आए हैं। गार्ड ने कहा मैं किसी गांधी को नहीं जानता हूँ। तो अब राजकुमार शुक्ल ने इशारा किया था जो यही महात्मा जी हैं जिन्हें आप खोज रहे हैं। तो हम ये पाते हैं जो पहली बार राजकुमार शुक्ल ने अपने मुखारबिंद से महात्मा शब्द का उच्चारण शायद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर किया था। लेकिन मेरे पास में ये डायरी है, मैं उस डायरी के पन्नों को मैं पलट रहा था तो मैं देख रहा हूं जो 10 अप्रैल को 1917 को राजकुमार शुक्ल ने अपनी डायरी में गांधी जी का जिक्र महात्मा के रूप में किया हुआ है। और बाद के कई दिनों में राजकुमार शुक्ल ने अपनी डायरी में सिर्फ और सिर्फ महात्मा लिखा है, कहीं पर मैं गांधी या मोहनदास या ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। तो हम देख रहे हैं जो राजकुमार शुक्ल स्वयं ये मान चुके थे जो हम जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहे हैं वो महात्मा बन चुके हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान, चूंकि ये विद्वत गोष्ठी है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करा देता हूं जो ऐसा नहीं है जो इतिहास इस बात पर निष्कर्ष तार्किक रूप से ये कह दे
जो गांधी को किसने महात्मा और कब महात्मा कहा था। क्योंकि मैं जब गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार निकालता हूँ तो शायद अभी जैसे अनुरंजन झा जी को हम अनुरंजन झा जी नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं श्री अनुरंजन झा जी, या फिर एस नारायण साहब को हम कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस नारायण साहब। जो हमारी एक सांस्कृतिक हमें सिखाया गया है, जो हम लोगों को उच्चारण करते समय पहले उनके बारे में हम आदर देते हैं, तो शायद ये आदर 1913-15 में हमें मिलती है, जब कई लोगों के बारे में, मदन मोहन मालवीय के बारे में हम पढ़ते हैं, जो उसमें लिखा गया है, जो महात्मा मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, कई चीजों का 1913 में हम जिक्र देखते हैं, 14 में हम जिक्र देखते हैं। तो हम बार बार लोगों को कहते हैं जो इस बिंदु पर में हम थोड़ा सा बाहर निकलें, जो गांधी को किसने महात्मा कहा था। हमारे पास एविडेंस है, जो यदि किसी ने महात्मा कहा अपनी डायरी में, अपनी एविडेंस में, तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने कहा था। बाकी लोगों के पास क्या एविडेंस है मुझे जानकारी भी उतनी नहीं है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है जो राजकुमार शुक्ल द्वारा किए गए कार्यों की यदि हम अभी से लेकर के सब लोग मिल करके शुरू कर दे तो शायद 10 साल लगेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर में हमें अध्ययन करने के लिए। तो हमें अब थोड़ा सा सेकंड स्थिति में जाने की जरूरत है और उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अपनी कविता पूरी कर दूं। कविता का आग्रह किया था अमर जी ने। इस कविता पढ़ने से पहले मैं इसमें जो टर्म है राजकुमार शुक्ल के लिए आया है। कोलाहल जो शब्द आया है, इनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, और बाकी आप लोग बपही पुतही ये सब टैक्स थे वो आप लोग को पता है। तो कविता है कि गांधी को महात्मा बना दिया। सींच रैयत जब धरा रक्त से बीज नील का बोता था, तिन कटिया के ताल तिकड़म में तार तार तन धोता था। आबरू और इज्जत की पाई पाई झुक जाती थी, जिल्लत भी जालिम के जुल्मों शर्मशार झुक जाती थी। बैठ बेगारी बपही पुतही आब वाब गड़ जाता था, चंपारण के गंडक का पानी नीला पड़ जाता था। तब बांध कफन सर पर अपने पैपान किया था हलहल का, तब बांध कफन सर पर अपने पैपान किया था हलहल का। माटी थी सतवरिया की और राजकुमार कोलाहल का। कृषकों की करुणा गाथा गा लखनऊ को लजवा रुला दिया। गांधी की काया छाया बन अपना सब कुछ भुला दिया। काठियावाड़ की काठी सुलगा चंपारण में झोंक दिया। काठियावाड़ की काठी सुलगा चंपारण में झोंक दिया। दिलहों के ताबूत पर साबुत कील आखिरी ठोक दिया। सच सत्याग्रह का सपना सा, सच सत्याग्रह का सपना सा भारत भर ने अपना लिया। राजकुमार न राजा बन सका, गांधी को महात्मा बना दिया, गांधी को महात्मा बना दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत ही अच्छी कविता। अब आपने गुजरात के साबरमती से बिहार के सतवरिया को एक साथ जोड़ दिया और कविता के माध्यम से आपने पूरे के पूरे इतिहास को ही इन शब्दों में उतार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। जैसा कि अभी हम लोग सारे लोग जिक्र कर रहे थे, लगातार कर रहे थे कि पंडित राजकुमार शुक्ल ने जाति धर्म वर्ग विशेष से ऊपर उठकर स्वतंत्रता संग्राम में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि पूरे समाज को एकता, प्रेम और भाईचारा के सूत्र में भी बांधा, उसे जोड़ दिया। उनके समकालीन राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, शीतल राय, पीर मोहम्मद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद और बहुत सारे अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कंधे से कंधे मिलाकर शुक्ल जी के साथ चल रहे थे, उन सब के प्रति भी हम आज उन्हें नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। और यह भी कोशिश होनी चाहिए कि उनके साथ जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जुड़े, कंधे से कंधे मिलाकर चले, उनके ऊपर भी हम सेमिनार करें, गोष्ठियाँ करें, उनका भी जिक्र किताबों में हो, इतिहास के पन्नों में हो। तो एक सशक्त इतिहास का पन्ना जो हमारे पास उभर कर आएगा, वो शुक्ल जी को, गांधी जी को, राजेंद्र बाबू को, कृपलानी जी को, इनके साथ और लोगों को भी प्रतिष्ठापित करेगा और उनके प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे बीच बड़े ही आदरणीय, बहुत ही श्रद्धेय
प्रोफेसर डॉक्टर एस नारायण जी हैं, जो आज इस समारोह की, इस वेबिनार की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। उन्हें बड़े ही आदर सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। पूरी हिंदुस्तान की मानसिकता उनका स्वागत कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने उद्बोधन दें, उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आप सदस्य रहे, घुमंती जनजाति आयोग के भी आप सदस्य रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, आप विश्व के जाने माने मानव विज्ञानी हैं, 50 से भी ज्यादा पुस्तकों के आप रचयिता हैं और फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन की उपाधि इन्हें दी जाती है और वर्तमान में पूर्वा यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं। तो बड़े ही आदर सम्मान के भाव के साथ आपको सर आमंत्रित करते हैं, बहुत ही आभार के साथ स्वागत सर। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी रुचि गांधी जी में है और गांधी जी में रुचि रहने के कारण मेरी रुचि राजकुमार शुक्ल जी में भी हो गई। 2015 में हम सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जी के घर पर गए। उसके पहले हम उनके घर पर गए नहीं थे। उसमें जाने का सिलसिला ऐसा हुआ कि हम और ये भैरवलाल दास जी और एक मिश्रा जी हैं दूरदर्शन के, हम लोग गांधी जी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। वो उसके सिलसिले में हम लोग उनके यहाँ गए थे और उनके अभी के पीढ़ी के जो लोग वर्तमान में उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन लोगों से हम लोग मिले थे। उनमें से 2 का इंटरव्यू भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और भैरवलाल दास जी को ये करिश्मा था कि वो मुझे वहाँ ले गए, वरना हम तो मोतिहारी 1972 से ही जाते रहे हैं और तब से ही मेरी रुचि गांधी जी में बहुत पहले से रही। जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था तभी मैंने एक लेख लिखा था गांधी जी के ऊपर, जो उस समय स्टेट्समैन अखबार में छपी थी। उससे मैं और उत्साहित हो गया गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मेरी पुस्तक जो गांधी जी के ऊपर छपी, वो प्लानिंग कमीशन के दृष्टिकोण से जो प्लान भारत के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार होते अगर होते और गांधी जी के विचारों का समावेश उन योजनाओं में है या नहीं है, ऐसा रिसर्च करने पे वो उस किताब का नाम, छपी हुई पुस्तक है, उस किताब का नाम है गांधी एंड प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद ये शुक्ल जी के बारे में मेरी थोड़ी रुचि थी कि जब हम कभी गांधी जी को याद करते हैं तो शुक्ल जी को भी हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर शुक्ल जी नहीं होते तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी ही रह जाते, ये महात्मा नहीं होते। इन्होंने ही उनको, पहले तो गांधी जी उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया पहली बार मीटिंग में। दूसरी बार जब ये लखनऊ में मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चलना ही है। तो ये आए और जब आए तो जैसे अभी विश्व मोहन जी एक पत्र पढ़ रहे थे कि राजेंद्र बाबू के पास गए थे और राजेंद्र बाबू के नौकर ने उनसे जो व्यवहार किया था उसकी उन्होंने चर्चा की। और तब शुक्ल जी इनको गांधी जी को जो कहे थे वो बहुत चीजें उन चिट्ठी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन गांधी जी में रुचि रखने के कारण और भैरवलाल दास जी जो बहुत अच्छा काम किए हैं शुक्ल जी के ऊपर, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ों की जानकारी मुझे हुई है। मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत घटनाओं का इतिहासकारों की तरह नहीं, लेकिन उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक रेलेवेंस क्या होगा और क्या हुआ होगा, उसको देखकर हम लोग
लिखते हैं और करते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि अगर राजकुमार शुक्ल जी नहीं होते तो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कुछ और होता। तब मोहनदास करमचंद गांधी शायद नहीं आते, और मोहनदास करमचंद गांधी आए भी तो शुरू शुरू वो वहाँ उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो जितना बैकग्राउंड शुक्ला जी ने बनाकर रखा और शुक्ला जी ने जितना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, राजकुमार शुक्ला जी ने, वो सब गांधी जी के आने के पहले जमीन इन्होंने तैयार कर दिया था, आंदोलन के रूपरेखा तैयार कर दी थी। और आज भी लोग चंपारण में या मोतिहारी में को शुक्ल जी को, राजकुमार शुक्ल जी को चंपारण का गांधी कहते हैं। तो ये चंपारण का गांधी जो उनको कहते हैं वो इसलिए हो गया कि हम जो बिहार के लोग हैं वो अपने आप को उतना आगे बढ़ाने में नहीं रहते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन उन विचारों को विश्व में फैलाने के का की कल्पना हम नहीं रखते हैं। शायद अगर गौतम बुद्ध का इतना ज्यादा प्रचार नहीं हो पाता अगर उस समय का राज का, स्टेट का सपोर्ट उनको नहीं होता गौतम बुद्ध को। उसी तरह से राजकुमार शुक्ल जी को तत्कालीन जो सरकार थी वो इसका सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया, और उस सपोर्ट के नहीं मिल पाने के कारण आज राजकुमार शुक्ल जी वहाँ नहीं है। हमारे पूर्व के एक वक्ता ने इस बात पे जोर दिया है कि इनके राजकुमार शुक्ल जी के लिए हमें कोई रचनात्मक कार्यक्रम करना चाहिए। वो रचनात्मक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि एक सबसे पहले आप उनके विचारों को लेकर, कैसे उन्होंने वहाँ पे, उनकी क्या टेक्निक थी, क्या मेथोडोलॉजी थी जिससे गांव के पूरे चंपारण के लोग जुट गए। ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक गांधी जी आए और सब लोग मिल गए। अगर आप चंपारण मोतिहारी जाएंगे तो देखेंगे एक बड़ा सा नीम का पेड़ आज भी खड़ा है, जो गवाह है उस समय का। तो गांधी जी वहाँ बैठते थे और ऐसे उनके वहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी भी उनके साथ रहते थे, अपने किसानों को लेकर के उनकी बात सुनने के लिए गांधी जी आए थे। और गांधी जी वहाँ बैठ करके सब कागज पे लिखा करते थे। वो पेड़ गवाह है। लेकिन पहले हम जब 72 में गए थे तो जगह खाली था, आज उस जगह पे बहुत सारे मकान बन गए हैं और उस पेड़ को ढूंढना पड़ता है। तो ये हमारा दायित्व है। हम तो जब भी जाते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उन जगह को कम से कम बचा के रखो। तो एक ऐतिहासिक वृक्ष है जो समय की गवाह देने को तैयार है। आप अगर उसे वहाँ पे जाकर देखें तो राजकुमार शुक्ल जी को के संदर्भ में मेरा ये रिक्वेस्ट होगा चंपारण के लोगों से, और जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस वृक्ष के साथ राजकुमार शुक्ल जी का जो संबंध है वो उसको बरकरार रखें और वहाँ बोर्ड पे एक लगा दें, क्योंकि कोई बोर्ड वहाँ पे नहीं, कोई ऐसा प्लेट वहाँ पे नहीं लगा हुआ है जिसमें उनका चर्चा हो राजकुमार शुक्ला जी का। जब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि राजकुमार शुक्ला जी वहाँ रहे हैं। इतिहास की जानकारी मुझे बहुत नहीं है, लेकिन मैं जो एंथ्रोपोलॉजिकल हमारा मेथड होता है, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो सब मैंने वहाँ 1972 से लेकर आज 2020 तक का जब भी जाते हैं वहाँ मिलते हैं लोगों से। अब तो लोगों को वो याद नहीं है, लेकिन उस समय 72-73 में कुछ लोग थे जिनको ये याद रखा। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी आए थे। तब से मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी मौका लगता है उनको याद दिलाते हैं कि भाई। और वहाँ का जो सरकारी दफ्तर है उसमें जैसे गांधी जी की मूर्ति फोटो लगाते हैं, वैसे ही राजकुमार शुक्ल जी की भी फोटो लगनी चाहिए। ऐसा मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी कोई या तो उनसे लिखकर अनुरोध करें या राज्य सरकार को लिखें या केंद्र सरकार को लिखें कि राजकुमार शुक्ला जी के लिए तो फोटो भी वहाँ पे लगा जाए, क्योंकि अगर राजकुमार शुक्ला जी नहीं होते तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी नहीं बनते, और ना उनका जो एक्सपेरिमेंट जो सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर उन्होंने किया था वो भी सफल नहीं हो पाता।
तो ये एक विषय है। दूसरी विषय ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद समय हमारे साथ भैरवलाल दास जी या नहीं थे, लेकिन वो मिश्रा जी थे। हम लोग उनके घर से सटे हुए एक और जगह पे गए थे। गांव में उनके दूसरे कुछ गोतिया के लोग थे, उनके रिलेशन के लोग थे। उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा की थी और वो उस समय बनाना चाहते थे उस गांव में उनका स्मारक, लेकिन वो स्मारक नहीं बन पाया, आज तक नहीं बन पाया है, क्योंकि वहाँ एक सज्जन हैं जो गांधी जी के बारे में बहुत ही लिखते हैं। उनका नाम है प्रसाद रत्नेश्वर, ईश्वर प्रसाद जी हैं वो। तो उनसे मेरी चर्चा होती है तो वो बताते हैं, कुछ दिन पहले ही बताया कि नहीं वहाँ पे वो नहीं बन पाया। तो एक लाइब्रेरी कम से कम राजकुमार शुक्ला जी के साथ के नाम पर वहाँ पे स्थापित कर दी जाए, जिसमें उनसे संबंधित जितनी पुस्तकें हैं वो वहाँ रहे। और उसका नाम, जैसे आप देखते हैं नेहरू म्यूजियम है, गांधी जी का म्यूजियम है, उस तरह एक म्यूजियम राजकुमार शुक्ला जी का कम से कम वहाँ तो होना चाहिए। चंपारण में जहाँ उनका गांव है, घर है, वहाँ भी होना चाहिए। इससे कोई भी आदमी जो बाहर से आते हैं उनको वहाँ जाएं तो समझ सकते। जब मैंने उनसे अभी कुछ दिन पहले ही, अभी हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं गांधी जी की प्रासंगिकता वर्तमान समय में उस पे। तो उस सिलसिले में अभी कल ही हमारी बात अरुण गांधी हैं और अमेरिका में रहते हैं, उनसे हुई। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए सर कि वो अभी राजकुमार शुक्ला जी के घर पे आप गए। हमने बताया कि हाँ हाँ, हमारे एक बड़े विद्वान आदमी हैं इतिहास के, भैरवलाल दास जी, वो पुस्तक भी लिखे हैं, उन्हीं के साथ मैं वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है। तो कहते हम आएंगे तो हमको वहाँ ले चलिएगा, क्योंकि हमारे फोर फादर्स वहाँ गए थे और रहे थे, तो हमारा भी दायित्व था इस बार मैं जब आऊँ मैं आपको बताऊंगा, मुझे आप वहाँ ले जाएंगे। ऐसे ही और एक हमारे वेबिनार में हुआ था, तो मैंने भैरवलाल दास जी को बताया था कि आप एक छोटे से बस का इंतजाम करें जिसमें उनके वर्तमान पीढ़ी के गांधी जी के लोग हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो उसको उसको भी एक इस तरह का, उनके गांव को इस तरह का एक स्थल के रूप में विकसित किया जाए कि जितने लोग जो गांधी जी जाते हैं जानते जरूर हैं, जिन्होंने भी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या जो भी रहे हैं तो उनको वो जानते जरूर हैं। और उनका इम्पोर्टेंस इतिहासकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया है, उनको उतना महत्व नहीं दिया है। मैं भैरवलाल दास जी को इसलिए बहुत मानता हूँ क्योंकि जो भी उपेक्षित, जो इतिहास में जिनको सही स्थान नहीं मिल पाया, उनके ऊपर वो बड़े लगन से, बड़े वो मन लगाकर उस पर काम करते हैं। तो ऐसे और कुछ सुधीर व्यक्ति होने चाहिए जिन लोग को ये काम करें। हम लोग अपने कुछ फंड जनरेट करके, चाहे तो पीएचडी का स्कॉलरशिप दें या फिर आप कोई स्कॉलरशिप अपने से, अपने ये जो सोसाइटी बनाए हैं इसके तहत दें, और उस पर और अधिक से अधिक रिसर्च हो सके और एक काल अवधि में, मतलब एक टाइम फ्रेम में बनाकर वैसे लोगों को करें। और आप इससे बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो न्यूयॉर्क की जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ गांधी जी से संबंधित ज़्यादा रिसर्च हुए हैं और हो रहे हैं, उन लोगों के उस संपर्क में करके, जिससे वहाँ से जब आदमी आए तो वो भी वहाँ राजकुमार शुक्ला जी के पास जाएं, उस गाँव घर में जाएं और वहाँ लाइब्रेरी को देखें। जिन लोग जो भी जानकार लोग हैं वो वहाँ रहें और उन लोगों को बताएं। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजकुमार शुक्ला जी के लिए। और कुछ रचनात्मक कार्य करें और स्टेप बाय स्टेप से करें कि कैसे इनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इतिहासकारों से चूक हो गई है, उसे फिर से हम भैरवलाल दास जैसे लोगों को लेकर उसकी उनको उचित स्थान इतिहास में देने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आप सबको से को धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे समय दिया बोलने के लिए अपने बीच, जबकि मैं विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। ये भैरवलाल दास जी, मैं यहाँ आने के लिए, बोलने के लिए आपके बीच आया
लेकिन आपका जो भी कार्यक्रम होगा तो मैं इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए हाँ कहें। जैसे उनके लिए एक म्यूजियम की स्थापना हो। इनके अलावा आपने इतिहासकारों का जिक्र किया, भैरवलाल दास जी का जिक्र किया, अरविंद मोहन जी का जिक्र आया है, झा साहब ने भी बताया, और उनके सिलसिले में और भी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं। जैसे अरविंद मोहन जी की ही कई पुस्तकें हैं। अब किसी कारण, तकनीकी कारणों से आज वो उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन हम जिक्र करना चाहेंगे कि प्रयोग चंपारण, चंपारण सत्याग्रह की कहानी, चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी, अरविंद मोहन जी की पुस्तकें हैं, और भी कई पुस्तकें हैं। इनके अलावा ब्रजकिशोर सिंह की नील संघर्ष और गांधी, चंपारण में बापू उनकी किताब है, और डॉक्टर पीएस दयाल की कृति है चंपारण का किसान आंदोलन और पंडित राजकुमार शुक्ल। तो अनेक लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, इतिहास के पन्नों को पलटा है। लेकिन जैसा कि सर आपने कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और इतिहास के जो पन्ने अभी मूक रह गए हैं, जिन पर अभी बहुत सारे विचार आने हैं, जो दस्तावेज हैं, जो प्रामाणिकता है, उनकी खोज करनी है, तो अभी बहुत सारा काम होना है। और हमें विश्वास है कि जो इतिहासकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो विद्वज्जन हैं, इसमें उनका भरपूर योगदान रहेगा। और आने वाले वक्त में हम पंडित राजकुमार शुक्ल को एक बहुत ही संघर्षरत, आत्मविश्वासी और पराक्रमी एक योद्धा के रूप में हम उन्हें स्थापित होते देख सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस अद्भुत और विचारणीय वक्तव्य को। आज के संदर्भ में विचार में आपको और देना चाहता हूँ, एक विचार। जी जी, यूनेस्को प्लीज। यूनेस्को है ना, वो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी के लिए गांधी चेयर है कई यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड में भी है, यूएसए में भी है, कई यूनिवर्सिटीज में है वो चेयर। वैसे ही अगर आपकी ये जो न्यास समिति है वो अगर रिक्वेस्ट करे यूनेस्को से कि एक इनकी इतनी योगदान रहा है शुक्ला जी का, राजकुमार शुक्ला जी का, इसलिए इनपे एक इनके नाम से भी एक चेयर रखनी चाहिए। उसमें जहां भी जरूरत होगी मैं लिखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर वो एक चेयर वहां स्थापित हो जाएगी। या अगर आप चाहें तो आप यूनेस्को को अगर लिखेंगे तो वो चेयर आपको खुद ही उनके घर पर जो लाइब्रेरी बनाएंगे वहां पे भी वो आपको चेयर बनाने के लिए देंगे। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड में या यूएस में बनवा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और वहाँ आपको गांधी जी के वर्तमान पीढ़ी के जो लोग हैं उन लोगों से भी सहयोग आपको मिल जाएगा। तो वह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो आने वाले वर्षों, हजारों वर्ष तक वो चेयर रहेगा, और तब काफी कुछ काम करने में हम लोगों को सहूलियत होगी, न्यास को सहूलियत होगी। जैसा आप चाहेंगे उस तरह से वो काम कर सकते हैं। आप इसके बीच में से ही कोई आदमी जाकर वहाँ हो सकते हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही समीचीन, प्रासंगिक और सुंदर विचार सर। और जब आपने यूनेस्को का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि दूरदर्शन की स्थापना 1959 में यूनेस्को की मदद से ही हुई थी, और हम पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास से, जैसा आपने कहा, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस ओर वो प्रयास करें, जैसे उन्होंने अन्य बहुत सारे प्रयास किए हैं और उनका योगदान बहुत बड़ा है इस न्यास का। जैसे बहुत सारे पत्र, बहुत सारे प्रयास, भारत रत्न के लिए अनुशंसा पत्र, बिहार सरकार द्वारा जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए निवेदन, उसका पत्राचार, और बहुत सारे पत्राचार उनके शुक्ल जी के प्रति समर्पित होकर निश्चल भाव से, निष्ठा भाव से न्यास ने जो काम किया है उसके प्रति भी हम सब बहुत बहुत, हम कमल ने कि निकट भविष्य में वो इन जितने भी पत्र हैं, जितने भी उन्होंने पत्राचार किए हैं, जितने भी प्रयास किए हैं, उन पर एक छपनी चाहिए और वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि न्यास ने अपने तरह से क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी न्यास के महासचिव आदरणीय कमल नयन श्रीवास्तव जी बहुत ही दुख के दौर से गुजरे हैं। 2-4 दिन पहले ही उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ है। बावजूद इसके उनकी शुक्ल जी के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है,
जो निष्ठा है उसको सम्मान देते हुए वो इस दुख की घड़ी के बावजूद वो हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सब प्रति विद्वानों के प्रति वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 शब्द कहें। कमल नयन श्रीवास्तव जी। म्यूट है। शायद कुछ तकनीकी बाधा आ रही है कमल नयन श्रीवास्तव जी के साथ। अभी हम फिर जुड़ जाएंगे उनके साथ। जी म्यूट है, कैसे करना होगा? हो गया। जी हो गया। स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यदि अपनी आत्मकथा में शुक्ल जी के बारे में टिप्पणी नहीं की होती तो शायद आज इतिहास उन्हें भुला दिया होता है। कोई इतिहासकार या रिसर्चर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। ईमानदार नेता थे गांधी, और गांधी के शिष्य होने के नाते शुक्ल जी भी ने अपने देश के प्रति जो भूमिका निभाई वह रहेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है कि अब राष्ट्र नायकों को जाति और रक्त वंश के रूप में लोग देखने लगे हैं। दुखद है, शर्मनाक है। और शुक्ल जी का चरित्र चित्रण गाने वाले कौन है? हम ही आप हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार का पैसा लिया, उन्होंने जमीन लिया, उन्होंने नौकरी ली। कौन कह रहे हैं? बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। जो दावेदारी करते हैं शुक्ल जी पर, यह दुखद है भाई, दुखद है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि शुक्ल जी के प्रति जो काम करने वाले लोग हैं वो साइलेंट वर्कर की तरह काम करते हैं। शुक्ल जी घर घर तक पहुंचे, उनके लिए संग्रहालय बने, उनके लिए जो भी हो, हम लोग ने छोटा सा प्रयास किया है। हम लोग उसका कीर्ति लेने के लिए, उसका नाम लेने वाले में नहीं है। और आज राज्य और केंद्र की सत्ता गांधी के बाद उसके सिर्फ अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं। कोई नहीं चाहता कि गांधी के बाद यदि कोई दूसरा आदमी आता है तो वो नेता कहा जाएगा। यह निर्विवाद सत्य है। ऐसे स्थिति में भी आज शुक्ल जी को वो लोग याद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और आप सभी विद्वान आए जो किसी कारण से नहीं आ पाए, उनके प्रति भी हम अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। भगवान हमें सद्बुद्धि दे, सरकार और सत्ता को सद्बुद्धि दे कि शुक्ल जी को उनका स्थान मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। अपनी वाणी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कमल नयन श्रीवास्तव जी। आज इस वेबिनार में आप सभी विद्वद्जन आए, अपने अपने विचार व्यक्त किए, और निश्चित ही आज के इस विचार विमर्श में शुक्ल जी को हम नए परिवेश में देखेंगे, नए अंदाज में देखेंगे, और उनके प्रति हम प्रोत्साहित भी होंगे कि और भी उनके प्रति हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, और उनके योगदान को किस रूप में याद कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास और तकनीकी सहयोग के लिए जो संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं, हम सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः शुक्ल जी के प्रति नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि, सादर वंदन। बहुत बहुत शुक्रिया।